अस्पताल के ड्यूटी रूम में काव्या नैयर अपनी डॉक्टर की यूनिफॉर्म पहन रही थी। आज उसकी शादी की पहली रात थी, लेकिन जब एक सहकर्मी ने उससे रात की शिफ्ट संभालने को कहा तो उसने बिना एक पल सोचे सीधे अस्पताल आने का फैसला कर लिया। आईने में अपनी परछाई को देखते हुए काव्या ने अपना लैब कोट ठीक किया और कड़वाहट भरी मुस्कान दी। वैसे भी किसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि वो कहाँ जाए। अचानक बाहर से दरवाज़ा जोर से लात मारकर खोला गया और वो दीवार से जा टकराई। काव्या कुछ समझ पाती उससे पहले ही लाइट का स्विच क्लिक हुआ और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। डर के मारे उसकी रूह कांप गई, रोंगटे खड़े हो गए। कौन? वाक्य पूरा होने से पहले ही उसे जोर से मेज पर पटक दिया गया। मेज पर रखी चीजें नीचे गिर गईं और उसकी गर्दन पर एक तेज चाकू रख दिया गया। एक शब्द भी मत बोलना, किसी ने धमकाया। धुंधली रोशनी में उसे बस एक आदमी का चेहरा दिखा, खून से सना हुआ और आंखें बेहद खूंखार। खून की तेज गंध से उसे तुरंत समझ आ गया कि वो आदमी घायल है। शायद मेडिकल ट्रेनिंग की वजह से ही वो आपात स्थिति में भी शांत रह पाई। उसने धीरे से पैर मोड़कर उस पर वार करने की कोशिश की, लेकिन आदमी ने तुरंत उसकी हरकत भांप ली और उसके पैरों को जोर से जकड़ लिया। मैंने उसे इसी तरफ आते देखा था। दरवाजे के पास कदमों की आहट आई। लग रहा था कि वे दरवाज़ा खोलने ही वाले हैं। हड़बड़ी में उस आदमी ने झुककर उसके होठों को चूम लिया। काव्या ने विरोध किया और उसे धक्का दिया। उसने हाथ में पकड़े चाकू से उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। वो एक पल के लिए जम गई। क्लिक। उसी वक्त दरवाजे का हैंडल घूमा। काव्या ने पल भर में फैसला किया। उसने सिर उठाकर उस आदमी को चूम लिया और अपनी बाहें उसकी गर्दन में डाल दी। उसकी आवाज़ कांप रही थी, फिर भी उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैं तुम्हें बचा सकती हूँ। उस आदमी का कंठ हिला और अगले ही पल वो पूरी तरह सक्रिय हो गया। उसकी गर्म सांस काव्या के कान पर पड़ी। गहरी और भारी आवाज़ में उसने कहा, मैं इसकी जिम्मेदारी लूंगा। नहीं, वो गलत समझ रहा था। काव्या बस नाटक कर रही थी। जैसे ही दरवाज़ा खुला, काव्या ने वही आवाज़ निकाली जो उसने टीवी पर सुनी थी, धीमी मोहक करा जिसने उस आदमी को और भी खो दिया और दरवाजे पर खड़े लोगों की धड़कनें भी तेज कर दी। क्या बकवास है, यहाँ तो कोई जोड़ा अस्पताल में ही ये सब कर रहा है। मुझे यकीन नहीं होता। दरवाज़ा थोड़ा खुला और गलियारे की हल्की रोशनी अंदर आई। आदमी ने अपना शरीर काव्या से सटा लिया, बाहर वालों की नज़र से उसे छिपाते हुए। अंधेरे में बस उनकी उलझी हुई जुनूनी परछाइयाँ दिख रही थीं। ये राघव नहीं हो सकता। वो बुरी तरह घायल है। इतनी ताकत उसमें नहीं होगी, चाहे औरत कितनी भी सेक्सी क्यों ना हो। मानना पड़ेगा, ये औरत आवाज़ें निकालने में माहिर है। चुप रहो और चलो, अगर राघव नहीं मिला तो हम फंस जाएंगे। कदमों की आवाज़ दूर होती चली गई। आदमी समझ गया कि पीछा करने वाले जा चुके हैं, लेकिन वो खुद को उससे अलग नहीं कर पा रहा था। उसकी हवस ने उसकी समझ पर कब्जा कर लिया। खतरा टल चुका था, इसलिए काव्या ने उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसके हाथ आदमी की छाती से लगे, उसके दिमाग में अपनी शादी का ख्याल आया। पूरी जिंदगी दूसरों के कंट्रोल में रही थी, यहाँ तक कि उसकी शादी भी। उसका पिता, लालच से अंधा आदमी, उसे रॉबिन्सन परिवार में शादी के लिए मजबूर कर चुका था, लेकिन अब वो नाम बदल गया। काव्या के पिता ने उसे राघव मेहरा से शादी करने के लिए मजबूर किया। उसके दादा कभी दादाजी मेहरा के ड्राइवर थे। एक हादसे में चार्ल्स की जान बचाते हुए उनकी मौत हो गई थी। उनकी पारिवारिक कंपनी कर्जे में डूबी हुई थी। पिता जानता था कि सीधे पैसे मांगने से एहसान खत्म हो जाएगा, इसलिए उसने अपनी बेटी की शादी राघव मेहरा से कराने की चाल चली। इस तरह मेहरा परिवार से रिश्ता और पक्का हो जाता। राघव इस शादी से बेहद नाराज था। उसने शर्त रखी कि उसकी पत्नी कभी ये ना बताए कि वो उसकी बीवी है और अपना मायके नाम ही रखे। लेकिन किसी ने काव्या से नहीं पूछा कि वो क्या चाहती है, और उससे भी बुरा, दुल्हा शादी में आया ही नहीं। काव्या अकेली शादी के हॉल में बैठी रह गई। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। उसे गहरी बेइज्जती महसूस हुई और उसने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। शायद माहौल की वजह से या उस बेहद नज़दीकी स्थिति के कारण काव्या के अंदर एक बगावत फूट पड़ी जिसे उसने कभी जीने की हिम्मत नहीं की थी। अंधेरे में जकड़ी उसकी जिंदगी, उसने खुद को खुली छूट देकर बगावत चुनी। उसने ज्यादा विरोध नहीं किया। दर्द के बीच उसने पहली बार खुद को उस आदमी के हवाले कर दिया। बाद में उस आदमी ने उसके गाल को हल्के से चूमा, संतुष्टि से भरी भारी आवाज में बोला, मैं वापस आऊंगा, और चला गया। काव्या देर तक वहीं पड़ी रही। मेज के किनारे से दबे होने के कारण उसकी कमर दर्द कर रही थी। तभी उसका फोन बजा। डॉक्टर नैयर, इमरजेंसी में एक्सीडेंट का मरीज आया है, हालत गंभीर है, आपको तुरंत आना होगा। काव्या ने आवाज संभालकर कहा, ठीक है, मैं आ रही हूँ। फोन काटने के बाद वो कुछ सेकंड तक खाली नजर से देखती रही। अव्यवस्थित कपड़े और शरीर की हालत ने साबित कर दिया ये सपना नहीं था। अपनी शादी की रात वो एक अजनबी के साथ थी। ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी बगावत थी। लेकिन अब सोचने का समय नहीं था। वो जल्दी से कपड़े ठीक कर इमरजेंसी की ओर भागी। रात बेहद व्यस्त रही। ड्यूटी रूम लौटने पर सब कुछ बिखरा हुआ था। डॉक्टर नैयर, मेरी शिफ्ट कवर करने के लिए धन्यवाद, मीरा अग्रवाल मुस्कुराते हुए बोली। काव्या ने जबरदस्ती मुस्कान बनाई। कोई बात नहीं, अब तुम आराम कर सकती हो, मीरा ने कमरे की हालत देखते हुए कहा।
यहाँ क्या हुआ? काव्या ने नजरें फेर ली। गलती से चीजें गिर गई थीं। उसी समय डॉक्टर सेन अपने असिस्टेंट रोहित कपूर के साथ अंदर आए। डॉक्टर सेन बोला, यही डॉक्टर थीं जो कल रात ड्यूटी पर थीं। रोहित ने मीरा की नेम प्लेट देखी और कहा, मेरे साथ आइए। मीरा हैरान रह गई। कहाँ? जल्दी चलिए, डॉक्टर सेन ने कहा। मिस्टर मेहरा को इंतजार मत कराइए। हालांकि मीरा अग्रवाल पूरी तरह उलझन में थी, फिर भी वो चुपचाप अस्पताल के डायरेक्टर के ऑफिस तक उनके साथ चली गई। राघव मेहरा सोफे पर टिक कर बैठा था। उसका लंबा कद सीधा और प्रभावशाली लग रहा था। केवल कोई बहुत ध्यान से देखने वाला ही उसके पतले होठों की हल्की पीली पड़ती रंगत नोटिस कर सकता था। अस्पताल में फैली एंटीसेप्टिक दवाइयों की गंध उसके शरीर से आती हल्की सी खून की बू को छुपा रही थी। वो पूरी तरह काले सूट में था। उसका चेहरा अनगिनत तूफानों से गुजरे किसी शख्स की तरह सख्त और हुक्म चलाने वाला आभास दे रहा था। उसकी एक नज़र ही किसी को भी दहला देने के लिए काफ़ी थी। उसका असिस्टेंट राघव के पीछे खड़ा हुआ झुककर धीरे से बोला, सर, कल रात की सारी सीसीटीवी फुटेज जानबूझकर नष्ट कर दी गई है। ये ज़रूर उन्हीं लोगों का काम है जो आपका पीछा कर रहे थे, ताकि कोई सबूत न बचे। ये वही डॉक्टर है जो कल रात ड्यूटी पर थी, मीरा अग्रवाल। डॉक्टर सेन ने इसकी पुष्टि की है और मैंने खुद ड्यूटी रोस्टर भी चेक किया है। वो सच में कल रात ड्यूटी पर थी। राघव ने सिर उठाया। मीरा की सांस अटक गई। क्या ये मेहरा इंडस्ट्रीज के सीईओ नहीं है? क्या कल रात मेरी मदद तुमने की थी? राघव की नज़र में अब परखने वाली सख्ती झलक रही थी। मीरा ने तुरंत नज़रें झुका ली। वो उसकी आंखों से आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पाई। हाँ, वही मैं थी। उसे ठीक ठीक नहीं पता था कि कल रात असल में क्या हुआ था, लेकिन वो इतना ज़रूर जानती थी कि उसके करीब रहने से सिर्फ फ़ायदा ही होगा। और समय भी बिल्कुल सही था। वो जल्द ही सेकेंड सेंट्रल मिलिट्री हॉस्पिटल में इंटर्नशिप शुरू करने वाली थी। हर कोई जानता था कि एक बार वहां पहुंच गए तो वहीं टिक जाने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। वहां के संसाधन इस अस्पताल से कहीं बेहतर थे। अगर उसे राघव का समर्थन मिल जाता तो उस अस्पताल में जगह पक्की समझो। मैं तुम्हें जो चाहो दे सकता हूँ, शादी भी, राघव बोला। कल रात की याद आते ही उसके आमतौर पर कठोर चेहरे पर हल्की नरमी आ गई। ये मैं इतनी बड़ी किस्मत इतनी अचानक मिलने से मीरा के पास कहने को कुछ नहीं था। सोच लो, जब फैसला कर लो तो मेरे पास आ जाना। राघव खड़ा हुआ और उसने अपने असिस्टेंट को अपना कॉन्टैक्ट दे दिया। अस्पताल का डायरेक्टर खुद उसे छोड़ने बाहर आया। मिस्टर मेहरा? ज़रूरत नहीं, राघव ने ठंडे लहजे में कहा। फिर जैसे कुछ याद आ गया हो वो पलटा। कृपया अस्पताल में उसका अच्छे से ख्याल रखना। निश्चिंत रहिए, डॉक्टर सेन ने खुशामदी मुस्कान के साथ जवाब दिया। जब ये पक्का हो गया कि आसपास कोई नहीं सुन रहा तो असिस्टेंट फुसफुसाया, सर, आप पहले से शादीशुदा है। आपकी शादी? वो जानता था कि मिस अग्रवाल से कोई वादा करना मुश्किल है। उस औरत का ख्याल आते ही राघव का चेहरा सियाह पड़ गया। होठों के कोने पर ठंडी मुस्कान उभरी। वो मौत को दावत दे रही है। असिस्टेंट सहर गया। उसे समझ नहीं आया कि राघव अपनी पत्नी की बात कर रहा है या उस इंसान की जिसने ये पूरी साजिश रची थी। काव्या नैयर वापस नैयर विला लौटी, अपने नए पति के घर। मिसेस मेहरा, मिसेस शर्मा ने अंदर कदम रखते ही उसे टोका। आप पूरी रात बाहर क्यों थी? अचानक ड्यूटी लग गई थी, काव्या ने धीमे से जवाब दिया। उसकी आंखें लाल थीं और वो बेहद थपी हुई लग रही थी। उसकी हालत देखकर मिसेस शर्मा ने ज्यादा सवाल नहीं किए। काव्या ऊपर गई और बाथटब में देर तक पड़ी रही। पिछली रात की घटनाएं याद आते ही उसके गाल जलने लगे। उसने चेहरा अपनी बाहों में छुपा लिया। उसके मन में भावनाएं उलझी हुई थीं। आखिरकार उसने खुद को एक ऐसे आदमी को सौंप दिया था जिसे वो ठीक से जानती भी नहीं थी, और उससे भी बढ़कर वो शादीशुदा थी। ये ऐसा था जैसे वो अपने नए नवेले पति से बेवफाई कर रही हो, राघव मेहरा से। नहाने के बाद उसने कपड़े बदले और बाहर निकल गई। वो सीधे काम पर नहीं गई। इतनी सुबह निकलने की वजह थी, उसे इन पेशेंट वार्ड जाना था। उसकी माँ आईसीयू में भर्ती थी। कमरे में दाखिल होकर उसने माँ की हालत देखी, जो पहले जैसे ही नाजुक थी। उसका दिल भारी हो गया। उसकी माँ को दिल की बीमारी थी
आखिरी स्टेज हार्ट फेलियर। जिंदगी बढ़ाने का एक ही रास्ता था, हार्ट ट्रांसप्लांट। और उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए था। उसने मेहरा परिवार में शादी सिर्फ इसलिए मंजूर की थी क्योंकि उसके पिता ने धमकी दी थी, अगर उसने शादी से इनकार किया तो वो माँ के इलाज का खर्च नहीं उठाएगा। अब बस एक सही दिल मिलने की देर थी। माँ की तरफ देखते हुए उसने भारी आवाज में कहा, माँ, मैं आपको जरूर ठीक करूंगी। इस दुनिया में उसकी माँ ही उसकी सबसे करीबी इंसान थी। भर्र भर्र, उसकी जेब में रखा फोन वाइब्रेट हुआ। काव्या, प्लीज मुझ पर एक एहसान कर दो, फोन के उस पार से आवाज आई। ये कॉल उसके सीनियर आदित्य वर्मा की थी। वे दोनों एक ही मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट हुए थे। बस आदित्य उससे 2 साल सीनियर था और आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चला गया था। अब वो देश में काफ़ी मशहूर डॉक्टर बन चुका था। आदित्य हमेशा काव्या नैयर का ख्याल रखता आया था, इसलिए दोनों अच्छे दोस्त थे। क्या हुआ, बताओ? काव्या ने तुरंत जवाब दिया। मेरे पास एक मरीज है, लेकिन मुझे एक इमरजेंसी में जाना पड़ रहा है। मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। क्या तुम मेरी जगह जा सकती हो? काव्या ने समय देखा। आज उसकी कोई ओपीडी नहीं थी और 2 सर्जरी दोपहर में तय थी। सुबह उसके पास समय था, इसलिए उसने हामी भर दी। ठीक है, पता है, रोज गार्डन, एरिया ए, यूनिट 306। गेट पर बस इतना कहना कि तुम मिस्टर रोहित कपूर से मिलने आई हो, वे उसे सूचना दे देंगे। समझ गई। और काव्या, ये बात किसी को मत बताना और ज्यादा सवाल भी मत करना, बस इलाज पर ध्यान देना, आदित्य ने सख्ती से कहा। मैं समझती हूँ। फोन काटने के बाद काव्या ने टैक्सी ली और दिए गए पते की ओर चल पड़ी। वो इलाका एक लग्जरी रिहायशी परिसर था, बेहतरीन सुरक्षा और पूरी प्राइवेसी के साथ। गेट पर गार्ड ने उसे रोक लिया। उसने बताया कि वो मिस्टर रोहित कपूर से मिलने आई है। गार्ड ने कॉल करके पुष्टि की और अनुमति मिलने पर उसे अंदर जाने दिया। वो यूनिट 306 तक पहुंची और डोरबेल बजाई। दरवाज़ा तुरंत खुल गया। रोहित कपूर आदित्य की उम्मीद कर रहा था, इसलिए उसे देखकर थोड़ा चौंका। आप? आदित्य की बातों से काव्या समझ चुकी थी कि ये मरीज अपनी निजता को लेकर बेहद सतर्क है। किसी तरह की परेशानी से बचने के लिए उसने मास्क पहन रखा था। मुझे डॉक्टर वर्मा ने भेजा है। रोहित ने उसके हाथ में पकड़े मेडिकल किट पर नज़र डाली। तुम्हें पता है क्या करना है? हाँ, डॉक्टर वर्मा ने सब समझा दिया है। मैं एक शब्द भी बाहर नहीं जाने दूंगी। रोहित ने सोचा कि आदित्य किसी अयोग्य व्यक्ति को नहीं भेजेगा, इसलिए उसने उसे अंदर आने दिया। वो काव्या को बड़े से लिविंग रूम से होते हुए दूसरी मंजिल पर एक बेडरूम की तरफ ले गया। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। काव्या ने कहा, अंधेरे में इलाज कैसे करूं? अंधेरे में एक औरत की आवाज़ सुनकर राघव मेहरा ने अपने चेहरे पर पड़ा हुआ जैकेट खींच लिया और ठंडे स्वर में बोला, लाइट जलाओ। रोहित ने स्विच ऑन किया और कमरा रोशनी से भर गया। आवाज़ से काव्या को हल्की सी पहचान महसूस हुई, लेकिन उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसकी नज़र बिस्तर पर लेटे आदमी पर पड़ी। उसकी सफ़ेद शर्ट पर खून सूखकर गहरे लाल रंग का हो चुका था। उसने ज़्यादा गौर नहीं किया। वो यहाँ इलाज के लिए आई थी, पहचान जानने के लिए नहीं। ये साफ था कि वो आदमी नहीं चाहता था कि उसकी पहचान उजागर हो, और काव्या इतनी समझदार थी कि बेवजह टटोलना सही नहीं। उसने मेडिकल किट मेज़ पर रखा और कैंची निकालकर जख्म के आसपास का कपड़ा काटने लगी। जल्द ही जख्म दिखने लगा। वो पहले से मोटे तौर पर पट्टी से बंधा हुआ था। उसने पट्टी हटाई। दाईं तरफ 2 चाकू के घाव थे। कैंची अलग रखकर उसने पेशेवर तरीके से जख्म साफ करना शुरू किया। शांत और तेज हाथों से काम करते हुए उसने पूछा, क्या आपको एनेस्थीसिया से एलर्जी है? जांच के बाद वो इस नतीजे पर पहुंची कि घाव गहरा नहीं था और किसी अंदरूनी अंग को नुकसान नहीं पहुंचा था, लेकिन टाँके लगाने जरूरी थे। इसका मतलब था लोकल एनेस्थीसिया देना पड़ेगा। उसकी आवाज़ इतनी स्थिर थी, बिल्कुल पिछली रात की घबराहट के उलट, इसलिए राघव को कुछ भी अजीब नहीं लगा। उसने ठंडे स्वर में जवाब दिया, नहीं। काव्या ने एनेस्थीसिया तैयार किया और टाँके वाली जगह के आसपास इंजेक्शन लगाया। 2 मिनट बाद दवा असर करने लगी और उसने सिलाई शुरू कर दी। 1 घंटे बाद इलाज पूरा हो चुका था, काफ़ी तेज और सटीक। उसके हाथ खून से सने हुए थे। मुझे हाथ धोने हैं। नीचे बाथरूम है, चली जाओ, रोहित ने कहा। वो बाहर चली गई। काव्या के नीचे जाते ही रोहित ने दरवाज़ा बंद किया और राघव के पास आया। मैंने पता लगाया है कि कल रात जिन लोगों ने हमला किया था उन्हें दीना ने भेजा था। लगता है आपने कंपनी से उसके सारे जासूस निकाल दिए, इसलिए वो पागल हो गई और आपको मरवाने की कोशिश की। राघव बिस्तर के किनारे बैठ गया। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और हालत खराब लग रही थी। फिर भी उस कमजोरी के बावजूद उसके अंदर से एक डरावनी इंटेंसिटी झलक रही थी। उसने नज़र उठाई। उसकी आंखें गहरी और काली थीं।
क्या दीना का उस औरत से कोई लेना देना है जिससे मेरी शादी कराई गई है? रोहित एक पल रुका, फिर धीमे से बोला, हाँ, मुझे पता चला है कि उसका कुणाल अय्यर से संपर्क था। ये काफी संदिग्ध है। कुणाल ने ही जोर दिया था कि आप अपने भाई डेमियन की जगह उससे शादी करें। साफ है कि वो कुछ न कुछ खेल रही है। एक के बाद एक उसने मुझे इतने बड़े तोहफे दिए हैं। अगर मैं बदले में कुछ न करूं तो लगेगा मुझे एहसान चुकाना नहीं आता। वो बस कुछ समय के लिए विदेश गया था और पीछे से किसी ने इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। उसका चेहरा भावहीन था, लेकिन आंखों की ठंडक खौफनाक थी। सुना है डेमियन सेंट्रल एवेन्यू पर क्लब रॉयल चला रहा है। रोहित तुरंत समझ गया। अब कंपनी में उनकी कोई जगह नहीं बची है, इसलिए वो उसी क्लब की कमाई पर निर्भर हैं। अगर हम उसे बंद करवा दें तो उनका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। कर दो, राघव ने हल्के स्वर में कहा। जब रोहित नीचे जा रहा था उसने काव्या को ऊपर आते देखा। उसे पता था कि आदित्य ने उसे सख्त हिदायत दी होगी, चेतावनी भी और याद दिलाने के लिए भी। अगर आज की बात बाहर गई तो तुम्हें इसका भारी पछतावा होगा। अगर राघव के घायल होने की खबर दीना और डेमियन तक पहुंची तो वे जरूर हालात का फायदा उठाएंगे। मैं कुछ नहीं कहूंगी, काव्या ने सिर झुकाकर कहा। मैं बस अपना मेडिकल किट लेकर चली जाऊंगी। ऊपर पहुंचने पर उसने उस आदमी को दरवाजे की ओर पीठ किए खड़ा देखा। उसकी खून से सनी शर्ट उतर चुकी थी। सामने एक दुबली लेकिन चौड़ी पीठ थी। पतली कमर बिना किसी अतिरिक्त चर्बी के मजबूत सधे हुए कूल्हों से जुड़ रही थी। उसका शरीर संतुलित और सीधा था, जिसमें एक छिपी हुई ताकत झलक रही थी। जा नहीं रही? राघव ने पीछे नहीं देखा, लेकिन जैसे उसकी नज़र महसूस कर ली हो। उसकी आवाज़ ढीली थी, जिसमें हल्की सी तंज छिपी थी। काव्या ने झट से सिर झुका लिया। उसे एहसास हो गया था कि वो उसके शरीर को घूर रही है। वो नजरें झुकाए मेडिकल किट समेटने लगी। डॉक्टर होने की जिम्मेदारी नहीं भूली। जख्म को सूखा रखना, रोज डिसइंफेक्ट करना और ढीले कपड़े पहनना। उसने दवाइयां रखते हुए कहा, ये वाली खाने के लिए है और ये बाहरी इस्तेमाल के लिए। मेडिकल किट उठाकर वो बाहर निकल गई। उसने टैक्सी ली और अस्पताल पहुंची तो लगभग 11 बज चुके थे। कैंटीन से जल्दी जल्दी कुछ खाया और जैसे ही अपने डिपार्टमेंट लौटी, डायरेक्टर ने उसे ऑफिस बुला लिया। मैंने तय किया है कि 2nd सेंट्रल मिलिट्री हॉस्पिटल की ट्रेनिंग के लिए मीरा अग्रवाल को भेजा जाएगा। डायरेक्टर ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, मानो ये फैसला सुनाना उसके लिए आसान नहीं था। काव्या चौंक गई। लेकिन ये ट्रेनिंग तो मेरी थी, है ना? तुम जानती हो, हमारे अस्पताल के सारे हाईटेक मेडिकल उपकरण मेहरा इंडस्ट्रीज ने दान किए हैं। प्रेसिडेंट मेहरा ने मुझसे कहा है कि डॉक्टर अग्रवाल का ख्याल रखा जाए। मैं उन्हें मना नहीं कर सकता। राघव का नाम सुनते ही काव्या थोड़ी असहज हो गई। हालांकि दोनों परिवारों की सहमति से वो राघव मेहरा की पत्नी बन चुकी थी, लेकिन दोनों कभी औपचारिक रूप से मिले ही नहीं थे। उसने उसे सिर्फ बिजनेस मैगजीन और टीवी पर देखा था। वो और मीरा। दिल में हल्की सी चुभन हुई, लेकिन चेहरे पर उसने कोई भाव नहीं आने दिया। ऐसा है? उसने शांत स्वर में पूछा। हाँ, हमें तुम्हारी प्रोफेशनलिज्म और मेडिकल स्किल्स पर पूरा भरोसा है। डायरेक्टर ने उसे तसल्ली दी। युवा डॉक्टरों में वो सबसे ज्यादा उसी को सराहता था। काव्या ने नजरें झुका ली। मैं समझती हूँ। वो जानती थी, जिस पत्नी को उस पर जबरदस्ती थोपा गया हो, उसकी अहमियत कुछ भी नहीं होती। उसके दिल में उसके लिए कभी कोई जगह नहीं होगी। आज दोपहर मेरी सर्जरी है, मैं अब जा रही हूँ, उसने कहा। अंदर ही अंदर वो जानती थी कि इस हालात को बदलने के लिए वो कुछ भी नहीं कर सकती। डायरेक्टर ने आह भरी और उसे जाने दिया। दोपहर तक 2 सर्जरी के बाद वो पूरी तरह थक चुकी थी। हाथ धोकर उसने नीला सर्जिकल गाउन उतारा और बैठकर थोड़ा आराम करने लगी। उसी वक्त मीरा अग्रवाल अंदर आई। डॉक्टर काव्या नैयर, उसने मुस्कुराकर कहा, डिनर मेरी तरफ से हो जाए? मेरे कुछ और प्लान्स हैं, काव्या ने शालीनता से मना कर दिया। वो और मीरा ज्यादा करीबी नहीं थी, सिर्फ सहकर्मी। दोनों ने एक ही यूनिवर्सिटी से एक ही साल ग्रेजुएशन किया था, लेकिन मीरा का स्वभाव बेहद प्रतिस्पर्धी था। उसे लाइमलाइट पसंद थी और दूसरों से खुद की तुलना करना। काव्या इसकी उलट थी, शांत, किताबें पढ़ने वाली। दोनों की सोच कभी मिली ही नहीं, इसीलिए वे दोस्त भी नहीं बन पाईं। समझ गई, मीरा ने परेशानी भरे चेहरे के साथ कहा। असल में मुझे तुमसे एक बात करनी थी, काव्या कोट टांगते हुए बोली, बिना उसकी ओर देखे। कहो। किसी वजह से ये जानने के बाद कि मीरा का राघव से रिश्ता है, काव्या और दूरी बनाए रखना चाहती थी। तुमने सुना ही होगा, है ना? मुझे सच में अफसोस है, मुझे नहीं पता था कि डायरेक्टर ऐसा फैसला। कोई बात नहीं, काव्या ने उसे बीच में ही रोक दिया। मीरा ने नजरें झुका लीं, आंखें इधर उधर घूमने लगीं।
और कल रात मैं अस्पताल में नहीं थी। क्या तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी? मैं जनरल हॉस्पिटल में इंटर्नशिप शुरू करने वाली हूँ और मैं नहीं चाहती कि कोई दिक्कत हो। ये बहाना थोड़ा कमज़ोर था। काव्या जानती थी कि मीरा को ऐसे खेल खेलने की आदत है। उसने बस इतना कहा, मैं कुछ नहीं कहूँगी। किसी सहकर्मी की शिफ्ट कवर करना आम बात है। हर किसी की ज़िंदगी में कभी न कभी इमरजेंसी आती है। अस्पताल के बाहर आसमान गहराने लगा था। सड़क की लाइटें जल चुकी थी। गेट पर एक काली लग्जरी एसयूवी खड़ी थी। अंदर आदित्य वर्मा बैठे शेखी बघार रहा था। मेरी जूनियर की मेडिकल स्किल्स काफ़ी अच्छी है ना? राघव कार में आराम से टिककर बैठा था। उसे याद आया कैसे वो उसके जख्म का इलाज करते वक्त शांत और सटीक थी। उसे मानना पड़ा वो उससे प्रभावित था। मिस अग्रवाल आ रही हैं, आगे की सीट से रोहित ने याद दिलाया। राघव ने कार की खिड़की नीचे की। मीरा आगे बढ़ी। उसे देखकर आदित्य ने हल्की सी भौं उठाई। मीरा, आप इन्हें जानते हैं? रोहित ने पलटकर पूछा। आदित्य ने सिर हिलाया। कॉलेज में ये मेरी जूनियर थी। राघव ने नज़र उठाई। उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ गई। क्या यही वो थी जिसने कल रात उसे बचाया था और आज उसके जख्म का इलाज किया? वो मिस्टर मेहरा। उसी पल मीरा आगे आ गई और उनकी बातचीत टूट गई। आदित्य वर्मा काव्या नैयर को ढूंढने यहाँ आया था और राघव मेहरा के साथ लिफ्ट ले ली थी। जब मीरा अग्रवाल पास आई, आदित्य ने कार का दरवाज़ा खोला और उतरते हुए बोला, मैं चलता हूँ। उसके जाने के बाद मीरा कार में बैठ गई और राघव के सामने वाली सीट पर आकर बैठी। उसका मन थोड़ा असहज था। उसे एहसास हो गया था कि शायद राघव ने उसे किसी और समझ लिया है। फिर भी वो ये भी जानती थी कि उसके करीब रहने के फ़ायदे हैं। डॉक्टर सेन हमेशा काव्या को तरजीह देता था, लेकिन अचानक ट्रेनिंग की इंटर्नशिप उसे मिल गई और ये सब राघव की वजह से हुआ था। मीरा ने तय कर लिया कि वो इस आदमी को अपने हाथ से जाने नहीं देगी। इतना अच्छा मौका, इतनी बड़ी किस्मत बार बार नहीं मिलती। उसे लगा जैसे किस्मत उसी का साथ दे रही हो और अब उसे इसे पकड़ना ही होगा। मैंने फैसला कर लिया है, उसने नज़र उठाकर कहा। राघव थोड़ा हैरान हुआ कि उसने इतनी जल्दी निर्णय ले लिया। वो हल्का सा हिला, ऊपरी तौर पर बेपरवाह, लेकिन असल में उसके जवाब को लेकर जिज्ञासु। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अगर वो शादी की बात करता तो ज़रूर उनके बीच कुछ गहरा रिश्ता रहा होता। अगर वो तुरंत शादी या किसी फ़ायदे की मांग करती तो वो लालची लगती। इसलिए वो एक कदम पीछे हटी और बोली, मैं बस आपकी दोस्त बनना चाहती हूँ, एक सामान्य दोस्त। राघव ने होंठ भींच लिए। उसके जज्बात पढ़ना मुश्किल था। आवाज़ बेहद शांत थी। क्या तुम इस फैसले को लेकर पक्की हो? मीरा ने सिर हिला दिया। शायद कल रात उसने आवेग में कुछ कर दिया था। वो उसे मजबूर नहीं करेगा। मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूँ। अस्पताल में काव्या ब्रेक रूम में बैठी एक मेडिकल किताब पढ़ रही थी। शिफ्ट के बाद उसका मन ना तो राघव के घर जाने का था, न ही अपने मायके जाने का था। इसलिए वो अस्पताल में ही समय बिताने लगी। पढ़ती, सीखती। उसे ये अच्छा भी लग रहा था। ठक ठक। दरवाजे पर दस्तक हुई और फिर वो खुल गया। आदित्य वर्मा ने उसे देखा और बोला, तुम यहाँ छुपी क्यों बैठी हो? मैं छुप नहीं रही। काव्या ने किताब बंद की, मेज़ पर रखी और उठकर उसकी तरफ आई। आदित्य, तुम यहाँ कैसे? तुमने मेरी मदद की थी तो धन्यवाद तो कहना ही था। वो मुस्कुराया। चलो कुछ अच्छा खिलाता हूँ। उसने सिर हिलाया। नहीं, शुक्रिया। क्या बात है, परेशान लग रही हो? आदित्य ने तुरंत नोटिस कर लिया। काव्या ने उसकी नज़र से बचते हुए कहा, नहीं, सब ठीक है। आदित्य को साफ दिख रहा था कि वो झूठ बोल रही है। अगर कोई बात परेशान कर रही है तो मुझे बता सकती हो, या तुम मुझ पर भी भरोसा नहीं करती? नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसने जल्दी से सफाई दी, फिर आह भरी। मैं अब तुम्हारे साथ काम नहीं कर पाऊंगी। क्यों? आदित्य की भौहें तन गई। आंखों में गुस्सा झलकने लगा। डॉक्टर सेन ने फैसला बदल दिया। मौका किसे दिया? मैं अभी उससे बात करता हूँ। काव्या ने उसका हाथ पकड़ लिया और सिर हिला दिया। क्या तुम्हारा सपना नहीं था कि तुम एक बेहतरीन मिलिट्री डॉक्टर बनो? अगर जनरल हॉस्पिटल में भी नहीं जा पाई तो तुम्हारे सपने का क्या? आदित्य को यकीन नहीं हो रहा था। उसने इतनी मेहनत की थी, इतनी लगन से पढ़ाई की थी, सब अपने सपने के लिए। काव्या ने नज़रें झुका लीं। ऐसा नहीं था कि उसने सपना छोड़ दिया था, हकीकत ने उसे मजबूर कर दिया था, और वो आदित्य के लिए परेशानी भी नहीं खड़ी करना चाहती थी। आदित्य ने होंठ भींच लिए। मैं समझ गया। काव्या ने जबरन मुस्कान बनाई। डिनर मेरी तरफ से। अगली बार, आदित्य बोला। उसका दिमाग साफ था। ये मौका काव्या का था, लेकिन उसे हटा दिया गया। जरूर कोई गड़बड़, कोई अंदरूनी खेल हुआ था। काव्या ने खामोशी से सब सह लिया, क्योंकि वो खुद को बेबस महसूस कर रही थी। लेकिन वो इस नाइंसाफी को निगल नहीं सकती थी। मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं चलती हूँ। ये कहकर वो मुड़ी और गुस्से में बाहर निकल गई।
आदित्य सीधे डॉक्टर सेन के ऑफिस में जा घुसा। उसके पास ये हिम्मत थी सिर्फ अपनी काबिलियत की वजह से नहीं, बल्कि अपने पारिवारिक बैकग्राउंड के कारण भी। डॉक्टर सेन फोन पर बात कर रहा था। आदित्य को देखते ही उसने जल्दी से कॉल काट दी, बस इतना ही, और मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया। डॉक्टर वर्मा, आप कैसे आए? जनरल हॉस्पिटल के लिए उम्मीदवार काव्या थी, है ना? फिर उसे बदला क्यों गया? किसने रिश्वत दी? किसने सिफारिश लगवाई? आदित्य की आवाज़ ठंडी और सख्त थी। अगर आज आपने साफ जवाब नहीं दिया तो आगे जो होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। डॉक्टर सेन परेशानी में पड़ गया। उसने आह भरी। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। प्रेसिडेंट मेहरा ने खुद कहा था कि डॉक्टर अग्रवाल का ख्याल रखा जाए। मैं क्या कर सकता था? राघव का नाम सुनते ही आदित्य की भौहें और गहरी सिकुड़ गईं। अगर तुम नाराज हो तो खुद जाकर उससे बात करो, डॉक्टर सेन ने बात टालते हुए कहा। वो जानता था दोनों ही उसके बस से बाहर थे। गुस्से में भरा आदित्य राघव को ढूंढने निकल पड़ा। अस्पताल से बाहर निकलते ही उसने देखा मीरा अग्रवाल एक कार से उतर रही है। वो तेजी से उसकी ओर बढ़ा। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, आदित्य। आदित्य को समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रतिक्रिया दे। उसने कार के अंदर झांका और शिष्टाचारवश हल्का सा सिर हिलाया। मीरा के जाने के बाद काव्या के लिए उसके मन में और भी आक्रोश भर गया। उसे ये बात चुभ रही थी कि इतने गंदे अंदरूनी सौदों वाली इंसान से वो शख्स इतने अच्छे रिश्ते में है। राघव पहले कभी किसी औरत में दिलचस्पी नहीं दिखाता था, लेकिन अब मीरा के प्रति उसका ये खास ध्यान कुछ और ही इशारा कर रहा था। क्या वो अपने दोस्त का मौका यूं ही बर्बाद कर देगा? राघव मेहरा जैसे आदमी का किसी औरत को पाने की कोशिश करना बहुत ही रेयर था। मुझे समझ नहीं आता, आदित्य ने खुद से बड़बड़ाया। मीरा में तुम्हें ऐसा क्या दिखता है? राघव मेहरा ने नजर उठाई। भौहें हल्की सी उठी। बिना कोशिश के ही उसके व्यक्तित्व से दबदबा झलक रहा था। हूँ? आदित्य वर्मा ने दांत भींच लिए। ठीक है, तुम्हारी खुशी के लिए मैं अपना अहंकार निगल लेता हूँ। राघव ने उसकी ओर देखा। उसकी गहरी शांत काली आंखें एक पल को भी नहीं डगमगाईं। चलो। रोहित कपूर ने गाड़ी स्टार्ट की और कार आगे बढ़ गई। आदित्य को लगा कि उसे काव्या नायर के लिए कुछ करना चाहिए। जैसे ही वो उसे ढूंढने के लिए मुड़ा, उसने देखा काव्या बाहर की ओर आ रही थी। काव्या? आदित्य ने आगे बढ़ते हुए पुकारा। वो मुस्कुराई। मुझे अपने घर लौटना है। आदित्य के दिल में चुभन सी हुई। काव्या, तुम्हारी माँ के लिए मैचिंग हार्ट ढूंढने की बात, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द सही डोनर मिल जाए। माँ का ख्याल आते ही उसका दिल कस गया। वो भावनाएं छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ कांप गई। सच में? दिल कोई साधारण अंग नहीं होता, उसका मेल मिलना बेहद मुश्किल है। कुछ लोग पूरी जिंदगी इंतजार करते हैं और फिर भी नहीं मिल पाता। धन्यवाद आदित्य। उसके पास आभार जताने के लिए शब्द नहीं थे। हमारे बीच धन्यवाद की जरूरत नहीं, आदित्य ने थोड़ी झिझक के साथ कहा। अगर राघव ने दखल न दिया होता तो वो अपने सपने के एक कदम और करीब होती। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, उसने कहा। काव्या ने तुरंत मना कर दिया। जरूरत नहीं। वो नायर विला नहीं जा रही थी, इसलिए उसने इनकार किया। आदित्य ने जोर नहीं डाला। आदित्य से अलग होने के बाद काव्या टैक्सी लेकर विला लौट आई। ये सोचकर कि राघव शायद यहाँ कभी कदम भी नहीं रखेगा, वो काफी हल्का महसूस कर रही थी। यहाँ तक कि मिसेस शर्मा ने भी नोटिस किया और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या कोई अच्छी बात हुई है? आज तुम काफी खुश लग रही हो। काव्या ने दरवाजे पर जूते बदलते हुए सिर झुका लिया। मिसेस शर्मा, मुझे आपके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, बस हम दोनों। तो क्या मैं यहाँ तीसरा पहिया हूँ? वो आवाज़। काव्या ने सिर उठाया। लिविंग रूम में एक आदमी खड़ा था। उसका व्यवहार ठंडा था और उसकी नज़र में हल्की सी तिरस्कार भरी उपेक्षा थी। अगर उसने उसे फाइनेंशियल मैगजीन और टीवी पर न देखा होता तो शायद पहचान भी न पाती कि यही उसका पति है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो यहाँ आएगा। आप घर क्यों आए? काव्या पूरी तरह उलझ गई। क्या वो इस शादी से नफरत नहीं करता था? वो तो आखिरी इंसान होना चाहिए था जो उसे देखना चाहता। राघव का चेहरा सख्त हो गया, भौवें तन गई। क्या? यहाँ आने के लिए मुझे तुम्हारी इजाज़त चाहिए? काव्या ने सिर झुका लिया। उसे एहसास हुआ कि उसने शायद सच में उसके इलाके में घुसपैठ कर ली है। साइन करो। राघव ने मेज़ पर तलाक का अग्रीमेंट फेंक दिया। काव्या ने कागज़ की ओर देखा। ये कोई हैरानी की बात नहीं थी, यही वो उम्मीद कर रही थी। लेकिन वो अभी साइन नहीं कर सकती थी, उसे माँ की सर्जरी होने तक इंतज़ार करना था। मिस्टर मेहरा, वो झिझकी। ये तक समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहे। क्या हम तलाक नहीं चाहती? राघव ने उसे बीच में ही काट दिया। वो हैरान नहीं था। अगर वो आसानी से अलग होना चाहती तो उसने शुरुआत में उससे इतनी बेसब्री से शादी की जिद ही क्यों की होती? ठीक है, फिर पछताना मत, ये कहकर वो मुड़ गया और चल दिया। उसने उसे गलत समझ लिया था।
काव्या उसे समझाना चाहती थी, लेकिन जल्दबाजी में आगे बढ़ते हुए वो दहलीज से ठोकर खा गई। उसका बैग नीचे गिर गया, सामान चारों तरफ बिखर गया। वो तुरंत घुटनों के बल बैठ गई और चीजें समेटने लगी। तभी उसे एहसास हुआ कि कुछ गायब है। ढूंढते ढूंढते उसकी नज़र राघव के पैरों के पास पड़ी उस चीज पर गई। लगभग अनायास ही वो उसे उठाने के लिए आगे बढ़ी, उसे छुपाने की कोशिश में। लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां पहुंची, उस पर पैर पड़ चुका था। उसने ऊपर देखा। राघव का चेहरा भावहीन था, लेकिन उसकी घबराहट ने उसकी रुचि जगा दी थी। वो झुका, पैर हटाया और उस चीज को उठा लिया। वो एक छोटी सी दवाई की पैकिंग थी। अंदर की गोली ली जा चुकी थी। उसने पैकेट पलटा। उस पर लिखा था प्लान बी। शायद पहले पल में वो न समझा हो, लेकिन नीचे लिखा इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव सब साफ कर गया। अगर ये भी न समझे तो वो मूर्ख होता। उसकी नज़र जमीन पर बिखरी घबराई हुई औरत पर पड़ी। चेहरा शांत था, लेकिन आवाज में तीखा व्यंग और तंज था। शादी की रात तुमने किसी और आदमी के साथ सोया? उस पल उसे इस औरत से सख्त नफरत महसूस हुई। काव्या की उंगलियां धीरे धीरे मुट्ठी में बदल गई। उसने कांप को दबाया और खड़ी हो गई। उसने उसके तानों का जवाब नहीं दिया, क्योंकि दे नहीं सकती थी। मैं कभी आपसे शादी नहीं करना चाहती थी। उसकी आवाज हल्की सी कांप रही थी। उसकी ये बनावटी सफाई राघव को और घिनौनी लगी। उसने वो पैकेट उसके चेहरे पर फेंक मारा। नुकीला किनारा उसके गाल को छूता हुआ निकल गया। खून की पतली सी रेखा उभर आई। काव्या ने सहज रूप से आंखें बंद कर लीं। चेहरे का दर्द कुछ भी नहीं था। असली चोट उसके आत्मसम्मान पर लगी थी। उसने होंठ भींचे, झुकी और पैकेट उठाया। उसे कसकर पकड़ लिया। पतला प्लास्टिक उसकी हथेली में मुड़ गया, चुभन देने लगा। तो तुम ऐसी ही औरत हो? राघव की आवाज़ ठंडी और क्रूर थी। जो चाहती हो मैं तुम्हें वही दिलाऊंगा, ये कहकर वो चला गया। लेकिन काव्या को उसके शब्दों का मतलब समझने में सिर्फ एक रात लगी। अगली सुबह जब वो काम के लिए तैयार हो रही थी, रोहित कपूर विला पहुंच गया था। अगली सुबह जब काव्या नैयर काम के लिए तैयार हो रही थी, तभी रोहित कपूर विला पहुंचा। मिस नैयर, मैं राघव मेहरा का असिस्टेंट हूँ। वो आपसे मिलना चाहते हैं। कृपया मेरे साथ चलिए। रोहित को देखते ही काव्या एक पल के लिए ठिठक गई। उसने तुरंत नजरें झुका ली, ताकि ये ना जाहिर हो कि वो उसे पहचानती है। पिछली बार जब उसने आदित्य वर्मा की तरफ से एक घायल आदमी का इलाज किया था, तो दरवाज़ा इसी आदमी ने खोला था। तो वो राघव का असिस्टेंट था और घायल व्यक्ति राघव ही था। मिस नैयर, कृत्या। जब उसने देखा कि वो हिल नहीं रही, तो रोहित की आवाज़ सख्त हो गई। काव्या ने खुद को संभाला। मुझे काम पर जाना है। ये साफ इनकार था। उसे उस आदमी से मिलने की कोई इच्छा नहीं थी। मिस नैयर, सोच समझकर जवाब दीजिए। आपकी मौजूदा हालत में अगर आपने राघवी मेहरा को नाराज़ किया, तो नौकरी जाना सबसे छोटी समस्या होगी। आपका पूरा मेडिकल करियर बर्बाद हो सकता है। ये सीधी धमकी थी। काव्या ने मुट्ठियां कस लीं। उसके पिता ने सिर्फ सर्जरी का खर्च उठाने पर सहमति दी थी। माँ के इलाज और देखभाल का सारा खर्च उसकी तनख्वाह से चलता था। वो ना नौकरी खो सकती थी, ना डॉक्टर बनने का सपना। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे रोहित के साथ जाना ही पड़ा। 1 मिनट रुकिए, मुझे अस्पताल फ़ोन करके छुट्टी लेनी है। वो ऊपर गई, कॉल किया, फिर अपनी दराज से एक सर्जिकल स्कैल्पल निकाला और आत्मरक्षा के लिए बैग में रख लिया। कुछ ज़रूरी सामान जल्दी जल्दी पैक कर वो नीचे आ गई। जल्द ही उसे क्लब रॉयल ले जाया गया। काव्या कभी ऐसी जगह में ही आई थी। चारों ओर जोड़े एक दूसरे से चिपके हुए थे और कोनों में खड़ी औरतें आपस में फुसफुसा रही थी। ऊपर टॉप फ्लोर के वीआईपी सूट में जो आदमी राघव के साथ डील कर रहा है, वो असली दरिंदा है। वही जिसने पिछली बार एक लड़की को लगभग मार ही डाला था। हाँ वही। छी छी, पता नहीं इस बार कौन बदनसीब है। बस हम ना हो यही काफ़ी है। सुना है पिछली लड़की बच तो गई, लेकिन अब वो कभी माँ नहीं बन सकती। भगवान जाने उसने उस पर क्या क्या जुल्म किए। राघव का नाम सुनते ही काव्या की खोपड़ी में सिहरन दौड़ गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हथेलियां पसीने से भीग गईं। थोड़ी देर बाद लिफ्ट रुक गई। उसका पीला पड़ा चेहरा देखकर रोहित ने नरमी से कहा, आप अच्छी तरह जानती हैं कि आपकी शादी राघव मेहरा से कैसे हुई। अगर आप अभी तलाक के कागज़ों पर साइन कर दें, तो आज रात की ये मुसीबत टल सकती है। वाकई, मेहरा परिवार नैयर परिवार का कर्जदार था। जब नैयर परिवार ने ये रिश्ता मांगा, तो वे मना नहीं कर पाए। अगर काव्या तलाक के लिए राजी हो जाती, तो सब खत्म हो जाता। काव्या ने रोहित की ओर देखा। उसका शरीर हल्का सा कांप रहा था।
अगर वो मना कर सकती तो उसने कभी मेहरा फैमिली हवेली के दरवाजे पर कदम न रखा होता, ना ही राघव को उसे इस तरह दीवार से लगाने का मौका मिलता। गहरी सांस लेकर वो लिफ्ट से बाहर निकली। रोहित ने भौहें से कोड़ी, लेकिन कुछ नहीं कहा। वो उसे एक आलीशान प्राइवेट रूम में ले गया। मध्यम रोशनी में उसने तुरंत राघव को सोफे पर बैठे देखा। उसके पास एक और आदमी बैठा था। वाह! जैसे ही वो अंदर आई, उस आदमी की नज़र बेहिचक उसे ऊपर से नीचे तक टटोलने लगी। बुरी नहीं है, बर्फ जैसी गोरी त्वचा, पतली कमर, छूने में नर्म होगी। उसने हाथ हिलाया। इधर आओ, मेरे पास बैठो। काव्या ने राघव की ओर देखा। वो पीछे टिका बैठा था, टांगे सलीके से क्रॉस की हुई। उसका चेहरा पूरी तरह परछाइयों में था। काव्या उसके चेहरे पर एक भी भाव नहीं पड़ सकी। वो खड़ा हुआ और बेपरवाही से काव्या के कंधे पर हाथ रख दिया। चालाक मुस्कान के साथ उसने राघव से पूछा, इसे कहाँ से ढूंढा? भारी मेकअप वाली औरतों से कहीं ज्यादा अच्छी है। इसका सादा नेचुरल लुक तो बिल्कुल मेरी पसंद का है। राघव चुप रहा। उसने उसे रोका नहीं। क्या ये उसकी मौन स्वीकृति थी? काव्या की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसने बैग को और कसकर पकड़ लिया। पीती हो? आदमी ने पूछा, उसका हाथ उसकी कमर की ओर बढ़ता हुआ। उसके छूने से घिन आ गई। काव्या ने शरीर हटा लिया। नहीं, मैं नहीं पीती। कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा। उसने पूरा ग्लास शराब भरकर उसके होठों तक ले गया। काव्या ने मुंह फेर लिया, लेकिन आदमी ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। वो छटपटाई। छोड़ो मुझे। मेहमान की खातिरदारी तुम्हारा काम है। राघव आगे झुका। रोशनी में उसकी तीखी आकृतियां और उभर आईं। उसकी आंखें शांत थीं, लेकिन भौं में ठंडकपन था। अगर नहीं कर सकती तो अपना सामान समेटो और निकल जाओ। काव्या को लगा था कि वो उसे पसंद नहीं करता। ज्यादा से ज्यादा वो उसे हवा की तरह नज़रअंदाज करेगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इतना घटिया निकलेगा। मैं पी लूंगी। उसने आदमी को धक्का देकर अलग कर दिया। उसके हाथ से ग्लास लिया, पल भर झिझकी, फिर सिर पीछे झुकाकर पूरा ग्लास एक ही सांस में खाली कर दिया। ये उसकी जिंदगी की पहली शराब थी। वो बहुत तेजी से पी गई। शराब गले से उतरते हुए पेट में आग की तरह जलने लगी। जलन और तीखापन दोनों एक साथ। उसकी नाजुक भौहें सिकुड़ गईं और उसी में एक अलग ही आकर्षण था। आदमी और इंतजार नहीं कर सका। राघव मेहरा, क्या मैं इसे अपने साथ ले जा सकता हूँ? काव्या के दिल में अचानक डर का झटका लगा। वो भागना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसकी नज़र एक गहरी काली निशा जैसी आंखों से टकराई। वो जम सी गई। क्या ये आदमी जानबूझकर उसे यूं अपमानित कर रहा था? राघव ने तुरंत नजरें हटा ली। जो चाहो करो। आदमी मुस्कुराया और काव्या को बाहों में भर लिया। इस बार उसने विरोध नहीं किया। वो चुपचाप उसके साथ प्राइवेट रूम से बाहर चली गई। रोहित आगे बढ़ा। काव्या नैयर के नैयर के साथ चली गई है। मुझे डर है कि उसकी इज्जत खतरे में है। वो चाहता था कि वो हार मान ले और तलाक के लिए राजी हो जाए, लेकिन ये नहीं चाहता था कि वो सच में अपनी कुमारिता खो दे। राघव ने खुद के लिए शराब डाली और एक ही घूंट में पी ली। उसकी आंखों में ठंडा शिकारी भाव था। तुम्हें लगता है वो इतनी पाक साफ है? रोहित हक्का बक्का रह गया। क्या नैयर परिवार ना सिर्फ लालची था, बल्कि एक अपवित्र औरत भी भेज दी थी? उसके अंदर गुस्से की लहर उठी। थोड़ी देर पहले उसे काव्या पर तरस भी आ रहा था। अब उस पर दया करना बेकार लग रहा था। जानती है कि हम उसे मुश्किल में डाल रहे हैं, फिर भी तलाक के लिए खुद आगे नहीं बढ़ती। लगता है वो आसानी से हार नहीं मानने वाली है। क्या वो सचमुच मेहरा परिवार से चिपके रहना चाहती है? राघव मेहरा, चलो। राघव ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसका चेहरा शांत था, साफ था कि वो काव्या के बारे में और कुछ नहीं सुनना चाहता। रोहित समझदार था। वो चुप रहा और दरवाज़ा खोलने आगे बढ़ गया। कार में बैठकर बाहर का दृश्य तेजी से पीछे छूटता जा रहा था, लेकिन राघव के दिमाग में बस एक ही तस्वीर घूम रही थी। वो औरत जो खुद अपनी मर्जी से कुणाल अय्यर के साथ चली गई। उसे अच्छी तरह पता था कि आगे क्या होने वाला है, फिर भी वो राजी हो गई। वो औरत। गाड़ी मोड़ो। रोहित चौंक गया, लेकिन तुरंत समझ गया। उसने बिना देर किए गाड़ी वापस क्लब की ओर मोड़ दी, लेकिन वहां वो नहीं मिली। कहा गया कि वो जा चुकी है। राघव मेहरा का चेहरा और काला पड़ गया। उसने रोहित को विला लौटने का आदेश दिया, लेकिन विला में भी वो नहीं थी। साफ था, काव्या अभी तक नहीं लौटी थी। उसे ढूंढो। राघव बोल ही रहा था कि दरवाज़ा खुला और उसी के साथ काव्या की आवाज़ आई। मिसेस शर्मा। काव्या शराब की आदी नहीं थी, सिर्फ एक ग्लास ही उसे नशे में डालने के लिए काफ़ी था।
अगर उसकी ट्रेनिंग ने उसे संयम और आत्मनियंत्रण न सिखाया होता तो शायद वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। लेकिन सामने खड़ी मिसेस शर्मा आगे बढ़ने से हिचक रही थी। मिसेस शर्मा, दूसरी बार पुकारते हुए काव्या की नज़र आखिरकार लिविंग रूम में खड़े उस आदमी पर पड़ी। क्या उसने उसे उस घटिया आदमी के हवाले नहीं कर दिया था? फिर वो दोबारा यहाँ क्यों आया? उसका मजाक उड़ाने? हाँ, राघव मेहरा। उस डरावनी आभा वाले आदमी की ओर उंगली उठाते हुए वो चिल्लाई। शायद शराब की वजह से उसका साहस बढ़ गया था और उस पल उसे डर नाम की चीज़ याद ही नहीं थी। तुम सच में बहुत घटिया इंसान हो। राघव का चेहरा पल भर में स्याह पड़ गया। रोहित और मिसेस शर्मा ने सिर झुका लिया। सांस लेने की हिम्मत तक नहीं हुई। काव्या लड़खड़ाती हुई आगे बढ़ी, राघव की टाई पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं सच में तुमसे शादी करना चाहती थी? क्या तुम खुद को कोई राजा समझते हो? शराब की तीखी गंध से राघव की भौएं सिकुड़ गईं। उसकी आंखों में गुस्से की हल्की चमक तैर गई। उसने फुर्ती से उसकी कलाई पकड़ ली। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग पूरी तरह खराब हो गया है। कौन सी औरत किसी भी आदमी के साथ चली जाएगी? वो चाहता था कि वो पीछे हटे, लेकिन वो खच्चर की तरह जिद्दी थी, छोड़ने को तैयार नहीं। जिस पल काव्या कुणाल अय्यर के साथ गई थी, उसी पल उसे पछतावा हुआ। ये औरत, चाहे जो भी हो, नाम के लिए ही सही, उसकी पत्नी थी। उसके दागदार होने का ख्याल ही उसे घिन दिला रहा था। पागल तो तुम हो। नशे के असर में काव्या के हाथ बेकाबू हो गए। वो बदहवासी में उसे नोचने लगी। उस आदमी को उसे छूने देने का बदला। राघव का चेहरा पूरी तरह ठंडा पड़ गया। उसने उसकी कलाई पकड़ी और उसे घसीटते हुए ऊपर ले गया। काव्या छूटने की कोशिश करती रही। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। धड़ाम! बेडरूम का दरवाज़ा लात मारकर खोला गया और राघव ने उसे अंदर फेंक दिया। काव्या का संतुलन बिगड़ गया। वो जमीन पर गिरी, उसका घुटना जोर से टकराया। आह! उसने दर्द से करहाते हुए अपना घुटना पकड़ लिया। उस दर्द भरी आवाज़ ने राघव को पल भर के लिए रोक दिया। वो कराह! एक क्षण के लिए उसका दिमाग उस रात में लौट गया। उसके नीचे पड़ी औरत ने भी ऐसी ही दर्द भरी मगर मुलायम आवाज़ें निकाली थी। क्या उसकी आवाज़ मीरा अग्रवाल जैसी लग रही थी? राघव मेहरा? काव्या ने ऊपर देखा। उसकी आंखें नफरत भरी हुई थी। ये आदमी सिर्फ बेरहम ही नहीं, बेहद हिंसक भी था। उसका घुटना खून से भर गया था। राघव की नज़र उससे टकराई और उसके विचार वर्तमान में लौट आए। वो लंबे कदमों से अंदर आया, आंखें सिकोड़ते हुए बोला, तुम नशे में नहीं हो? वो नशे में थी, लेकिन उसका दिमाग अभी भी साफ था। उसने हाथ जमीन पर टिकाए और उठने की कोशिश की। उसका टखना जवाब दे गया और वो फिर गिर पड़ी, पास की किसी चीज़ को पकड़ते हुए। किसी तरह उसने खुद को संभाल लिया। ठंड नहीं थी, फिर भी उसकी रीढ़ में सहरन दौड़ गई। उसने धीरे से ऊपर देखा। राघव की गहरी आंखें उससे मिली। उनमें जरा भी गर्माहट नहीं थी। अचानक काव्या को एहसास हुआ कि उसके हाथ राघव की पैंट पकड़े हुए हैं। अगर बेल्ट न होती तो शायद वो उसे नीचे खींच देती। फिर भी हमेशा सलीके से रहने वाला राघव अब काफी बिखरा लग रहा था। काव्या ने झट से हाथ हटा लिए। उसकी पैंट की सिलवटें बिगड़ चुकी थी। कपड़ा जांघों के पास मुड़ गया था। वो घबराकर नजरें फेर लेती है। मेरा ऐसा व्यवहार करने का इरादा नहीं था। राघव के गले से ठंडी हंसी निकली। सच में? बिल्कुल। रुको। उसने राघव को घूरा। इसका क्या मतलब है? तुम्हें नहीं पता तुम कैसी औरत हो? उसका सवाल और तंज काव्या के दिल में सीधा लगा। उसने गोली देखी थी और वो उस रात के बारे में जानता था। याद आते ही उसका शरीर हल्का सा कांप गया। फिर भी उसने शांत रहने की कोशिश की। वो भाग जाना चाहती थी। डर थी कि उसकी पोल खुल जाएगी, उसे इस्तेमाल किया जाएगा, अपमानित किया जाएगा। कुछ कहने को नहीं? क्या तुम किसी भी आदमी के लिए बेताब हो? राघव ने उसका गला पकड़ लिया। उसकी आंखें अंधेरी और खतरनाक थी। राघव मेहरा की पत्नी किसी और के साथ? शायद ये उसके जिंदगी का सबसे बड़ा अपमान था। काव्या की सांस उखड़ने लगी। उसका चेहरा जो पहले ही लाल था और गहरा लाल हो गया। उसकी छाती तेजी से उठने गिरने लगी। किसी तरह वो गले से कुछ शब्द निकाल पाई। छोड़ो! उसकी तड़प से उसकी शर्ट के 2 बटन टूटकर जमीन पर गिर गए। राघव की नज़र नीचे गई। उसकी नाजुक कॉलरबोन और काली लेस वाली ब्रा नजर आई, जो उसकी छाती की झलक दिखा रही थी। वो सांस लेने की कोशिश करती रही। कान के पास बालों की एक लट ढीली पड़ गई थी। उसकी सांसों के साथ हिल रही थी, उसे बेइंतहा मोहक बना रही थी। ये महसूस करते हुए कि वो उसे बहुत देर से देख रहा है, राघव ने झट से नजरें हटा ली। उसका गला अनायास सूख गया। उसने भौहें से कोड़ ली, खुद को काबू पाने की कोशिश की। पूरी कोशिश के बावजूद उसे हैरानी हुई कि उसका आकर्षण इतना तीव्र क्यों था। इतनी अपवित्र औरत के लिए उसे कोई चाह कैसे हो सकती है? ये ख्याल ही उसे पागल कर रहा था। गुस्से में उसने उसे बिस्तर पर उछाल दिया।
उस पल उसका गुस्सा कुछ हद तक खुद पर ही था। वो ऐसी घटिया औरत के लिए इच्छा कैसे रख सकता है? क्या वो अपना दिमाग खो चुका है? वो तुरंत मुड़ा और नीचे की ओर चला गया। नीचे इंतजार कर रहे रोहित ने उसे देखा और जल्दी से आगे बढ़ा। मिस्टर मेहरा? राघव ने एक शब्द नहीं कहा और तेज कदमों से बाहर निकल गया। रोहित दौड़कर उसके पीछे गया। कार में बैठते ही रोहित ने इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। बीच बीच में वो रियर व्यू मिरर में घबराकर देख रहा था। आखिर उसे हो क्या गया है? वो इतना गुस्से में क्यों है? नायर विला में काव्या बिस्तर पर पड़ी हाँफ रही थी जब आखिरकार उसके फेफड़ों में ऑक्सीजन ठीक से पहुंची। वो सीने को पकड़कर कांप उठे, ये सोचकर कि राघव ने लगभग उसका गला घूंट ही दिया था। उफ! संघर्ष के दौरान दबाया हुआ पेट का शराब अब उफान पर था। उसे तेज मितली होने लगी। वो भागकर बाथरूम गई और जोर जोर से उल्टी करने लगी। सब निकल जाने के बाद उसे काफी राहत मिली। उसने नल के पानी से मुंह धोया और बिना नहाए ही वापस बिस्तर पर गिर पड़ी। वो बेहद थकी हुई थी, बहुत नींद आ रही थी। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गई और उसे पता भी नहीं चला कि वो कब सो गई। अगले दिन मेहरा इंडस्ट्रीज में जैसे ही राघव कंपनी में दाखिल हुआ, उसकी सेक्रेटरी पास आई। प्रेसिडेंट मेहरा, प्रेसिडेंट कुणाल अय्यर आपसे मिलना चाहते हैं। मैं उनसे नहीं मिलूंगा, राघव ने ऑफिस का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। मुझे एक कप कॉफ़ी लाओ। ये कहकर वो अपनी कुर्सी की ओर बढ़ गया। प्रेसिडेंट कुणाल अय्यर ने कहा है कि अगर आप उनसे नहीं मिले तो वो आज यहाँ से नहीं जाएंगे। राघव ने पलटकर सेक्रेटरी की ओर देखा। सेक्रेटरी ने तुरंत सिर झुका लिया। उन्हें अंदर भेजो, उसने सूट की जैकेट के बटन खोलते हुए कहा। कुछ ही देर में सेक्रेटरी कॉफ़ी लेकर आई और उसके पीछे कुणाल आया। कुणाल के चेहरे पर गहरी नाराज़गी थी। वो औरत, तुमने उसे कहाँ से ढूंढा? राघव ने कॉफ़ी उठाई और सेक्रेटरी को बाहर जाने का इशारा किया। फिर उसने कुणाल की ओर देखा। जरा देखो उसने मेरे साथ क्या किया। कुणाल ने अपनी गर्दन की ओर इशारा किया, जहां एक साफ निशान था और उसकी कलाई पट्टी से बंधी हुई थी। उसने मेरी नसें लगभग काट ही दी। राघव की नज़र पल भर के लिए उसके जख्मों पर रुकी। उसके मन में अजीब सी संतुष्टि उठी। अनजान बनते हुए उसने पूछा, ये कैसे हुआ? डरा सहमा कुणाल बोला, उस औरत के पास चाकू था। उसकी स्किल इतनी सटीक और डरावनी थी, अस्पताल में डॉक्टर सेन ने कहा कि वो मेरी आर्टरी काटने से बस एक बाल भर दूर थी। मजा तो मिला नहीं, उल्टा जान जाते जाते बची। मैं बस ये जानना चाहता हूँ, तुमने उसे कहाँ से ढूंढा? ये सुनकर कि कुणाल काव्या का फायदा नहीं उठा पाया, राघव का मूड बेहतर हो गया। वो कुर्सी से टिक गया, चेहरा अब भी ठंडा था। तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? बदला लेने के लिए, और क्यों? कुणाल ने जिंदगी में शायद ही कभी इतनी बड़ी हार खाई हो। उसे काव्या के काम या निजी जीवन के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वो पूरी तरह अंधेरे में था। अगर बदला चाहिए तो खुद ढूंढो, राघव ने कहा। कुणाल अवाक रह गया। ठीक है, मैं खुद पता लगा लूंगा। जब मिल गई तो उसका हाथ तोड़ दूंगा, फिर देखता हूं कैसे चाकू उठाती है, वो जहर भरे लहजे में बोला। उसी समय अस्पताल में काव्या नायर जांच कक्ष से बाहर निकली और अचानक सिहर गई। उसे बिना किसी वजह से ठंड लग गई। क्या कोई उसे बदबुआ दे रहा है? डॉक्टर नायर, आज रात 8 बजे डॉक्टर मीरा अग्रवाल की फेयरवेल पार्टी है, क्रेस्ट व्यू होटल्स, बी विंग, भूलना मत, एक सहकर्मी ने चलते चलते याद दिलाया। काव्या ने सफ़ेद कोट की जेबों में हाथ डाले हल्की सी हूँ कहा। वो जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसके दिमाग में बार बार मीरा और राघव का रिश्ता घूम रहा था। रीढ़ की हड्डी में ठंड सी दौड़ गई। रात 8 बजे काव्या फेयरवेल पार्टी में पहुंची। अंदर जाने ही वाली थी कि उसने देखा कि एक कार होटल के सामने रुकी। मीरा कार से उतरी और उसके पीछे पीछे राघव भी उतरा। काव्या जल्दी से एक खंबे के पीछे छिप गई। झांक कर देखा तो दोनों साथ खड़े थे, काफी मेल खाते हुए। लगता था राघव को मीरा सच में पसंद है, तभी वो इतनी मामूली पार्टी में भी आया है। आज की पार्टी में अस्पताल का लगभग पूरा स्टाफ मौजूद था। आज आने के लिए धन्यवाद, मीरा ने कहा। उसका मेकअप परफेक्ट था और उसकी एलिगेंट ड्रेस उसकी खूबसूरती और निखार रही थी। आवाज में हल्की सी झिझक थी। राघव ने जवाब दिया, हम दोस्त हैं। वो सिर्फ उस रात बने रिश्ते की वजह से आया था। मीरा उसके करीब आना चाहती थी, लेकिन पहले कही गई बातें अब दोनों के बीच दीवार बन चुकी थीं। वो बस संयम बनाए रख सकी। अंदर चले? उनके अंदर जाते ही काव्या खंबे के पीछे से बाहर आई। राघव का सामना करने का ख्याल ही उसे बेचैन कर रहा था। कुछ सोचने के बाद उसने तय किया कि वो मीरा को कॉल करके कहेगी कि कोई ज़रूरी काम आ गया है। उसने फ़ोन निकाला ही था कि एक सहकर्मी ने आवाज़ दी, डॉक्टर नायर।
मीरा पलट गई। काव्या का हाथ जम सा गया और गलती से कॉल लग गई। जब तक उसे एहसास हुआ, मीरा का फोन बज चुका था। काव्या ने तुरंत कॉल काट दी और जबरदस्ती मुस्कुराई। सॉरी, गलत नंबर लग गया। आवाज कुछ जानी पहचानी लगी। राघव ने पलटकर देखा, काव्या थोड़ी दूरी पर खड़ी थी, हाथ में फोन, हालत कुछ अजीब सी। उसने भौं उठाई। क्या ये औरत भी सिटी व्यू हॉस्पिटल की डॉक्टर है? मीरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं। बोलते बोलते वो राघव के थोड़ा और पास चली गई। राघव के कहने पर उनके रिश्ते को सार्वजनिक न करने के कारण काव्या ने अनजान बनने का नाटक किया। क्या ये आपके बॉयफ्रेंड हैं? उसने चमकती आंखों और उजली मुस्कान के साथ पूछा। मीरा ने सफाई नहीं दी, लोगों को वही मानने दिया। राघव ने भी इनकार नहीं किया, उल्टा वो काव्या की प्रतिक्रिया देखने में दिलचस्पी ले रहा था। काव्या हंसी और बोली, आप दोनों तो स्वर्ग में बने जोड़े लगते हैं। किसी वजह से राघव के भीतर उस मुस्कान को नोच डालने की तीव्र इच्छा उठी। राघव की खतरनाक फितरत को जानते हुए काव्या ने जल्दी निकलना बेहतर समझा। मैं और डिस्टर्ब नहीं करूंगी, अब चलती हूं। वो उसी सहकर्मी का हाथ पकड़कर अंदर की ओर तेजी से चली गई। कुछ दूर पहुंचते ही सहकर्मी ने फुसफुसाया, वो आदमी मेहरा इंडस्ट्रीज का सीईओ, इतना जवान और अमीर है। डॉक्टर मीरा अग्रवाल कितनी किस्मत वाली है। काव्या चुप रही। सहकर्मी आगे बोली, दुनिया में कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? अमीर, हैंडसम और परफेक्ट बॉडी। तुम्हें कैसे पता वो परफेक्ट है? हो सकता है वो पूरा क्रीप हो। काव्या ने खुद को रोक नहीं पाई। उसे याद आया जब उसने लगभग उसका गला घोंट दिया था। क्रीप कहना तो तारीफ ही थी। सहकर्मी हंस पड़ी। मीरा की हैसियत वाकई बड़ी थी, यहां तक कि अस्पताल के डॉक्टर सेन भी आए थे। पूरा बी विंग बुक था। डॉक्टर नायर, आप इस टेबल पर बैठिए। काव्या सबसे कोने वाली टेबल की ओर जा रही थी कि डॉक्टर सेन ने बुला लिया। वो मुड़ी और उसकी नज़र राघव से टकराई। वो जल्दी से मुस्कुराई। मैं? आइए। डॉक्टर सेन ने उसका हाथ पकड़कर बैठा दिया। वो मजबूरन बैठ गई, बेहद असहज महसूस कर रही थी। सिर उठाने की भी हिम्मत नहीं थी। डॉक्टर नायर और डॉक्टर मीरा अग्रवाल क्लासमेट रही हैं और अब सहयोगी हैं। डॉक्टर मीरा अग्रवाल 2nd सेंट्रल मिलिट्री हॉस्पिटल जा रही हैं, तो आपको उन्हें टोस्ट करना चाहिए। डॉक्टर सेन ने कहा। वो शराब नहीं पीती। अचानक राघव बोल पड़ा। सब चौंक गए। उसे कैसे पता वो पीती हैं या नहीं? काव्या भी हैरान रह गई। उसने ऊपर देखा, राघव की आंखों में शरारती मुस्कान थी। टेबल के नीचे उसके हाथ कस गए। अब ये क्या कर रहा है? मीरा ने अजीब सा महसूस किया, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया। डॉक्टर होने के नाते शराब पीना ठीक नहीं। डॉक्टर नायर और मेरे रिश्ते हमेशा अच्छे रहे हैं। मैं जाने के बाद भी उन्हें याद रखूंगी, मीरा ने शालीनता मुस्कान के साथ कहा। तभी राघव का फोन बजा। उसने उठाया। सामने से जो भी कहा गया उसने बस समझ गया कहा और फोन रख दिया। उसी पल काव्या का फोन भी बज उठा। उसने कॉल रिसीव की। उधर से बटलर इमानी की आवाज आई, मैडम तुरंत पुराने बंगले आइए, मास्टर आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, काव्या ने कहा। फोन रखने के बाद वो मीरा की ओर मुड़ी। मुझे एक जरूरी काम से जाना होगा। मैं शराब की जगह चाय से टोस्ट करूंगी और आपको शुभकामनाएं देती हूं। ये कहकर वो टेबल पर रखी चाय पी ली। जैसे ही वो उठी, राघव की नजर उस पर पड़ी। उसके होठों पर चंचल सी मुस्कान थी। क्या इत्तेफाक है, मुझे भी कुछ काम है, क्यों ना हम साथ चलें? काव्या अवाक रह गई। सब लोग हैरान थे। इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? दोनों को ही अचानक जरूरी काम पड़ गया। मीरा को भी कुछ गड़बड़ महसूस हुई। अगर पहले उसने गलत सुना था, तो अब क्या? उसकी नजरें राघव और काव्या के बीच बार बार जा रही थीं, मानो सच्चाई पकड़ने की कोशिश कर रही हों। डॉक्टर नायर, आपको कौन सा जरूरी काम आ गया? उसने सतर्कता से पूछा। काव्या का मन हुआ कि वो साफ साफ कह दे कि वो राघव की पत्नी है और वही मीरा को सब समझाए, लेकिन हकीकत में उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। वो इस आदमी को नाराज नहीं कर सकती थी। 2nd सेंट्रल मिलिट्री हॉस्पिटल का मौका पहले ही छिन चुका था। अब वो अपनी मौजूदा नौकरी भी जोखिम में नहीं डाल सकती थी, इसलिए वो बटेर की तरह सिमट गई। मेरे दादाजी ने किसी ज़रूरी काम से बुलाया है, मैं मना नहीं कर सकी। मुझे नहीं पता था कि मिस्टर मेहरा को भी ज़रूरी काम पड़ जाएगा। कितना अजीब इत्तेफाक है। उसने ज़बरन मुस्कान खींची। वो किसी तरह बात टालना चाहती थी, लेकिन राघव को आग में घी डालना ही था। इत्तेफाक से मेरे दादाजी ने भी मुझे बुलाया है। आपके दादाजी कहाँ रहते हैं? मैं आपको छोड़ सकता हूँ?
काव्या के चेहरे की मुस्कान अब बस टिके रहने भर की थी। अगर उसका आत्मसंयम इतना मजबूत न होता तो वो सामने रखा चाय का कप उठाकर उसके घमंडी चेहरे पर दे मारती। मिस्टर मेहरा, आप मजाक कर रहे होंगे। हम दोनों एक ही दिशा में कैसे जा सकते हैं? मुझे अभी जाना होगा, आप आराम से बैठिए। इतना कहकर वो लगभग भागती हुई बाहर निकल गई, जैसे किसी से जान बचाकर निकल रही हो। मीरा ने राघव की ओर हल्की सी नजर डाली। क्या आप डॉक्टर नायर को जानते हैं? राघव का चेहरा बिल्कुल उदासीन था, मानो अभी अभी बोले गए शब्द उसी के न हो। नहीं, नहीं जानता, ये कहकर वो खड़ा हो गया। मीरा ने राहत की सांस ली। आज उसने जानबूझकर राघव को बुलाया था ताकि पूरे अस्पताल के सामने दिखा सके। किसे पता था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी, लेकिन कम से कम राघव आया तो सही। अब सबको उनके रिश्ते का अंदाजा तो हो ही गया होगा। मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। मीरा जल्दी से उसके पीछे चल पड़ी। उसे डर था कि कहीं बाहर राघव की मुलाकात काव्या से न हो जाए। आखिरकार उस रात वो असल में काव्या ही थी। होटल से बाहर निकलकर राघव ने एंट्रेंस पर नजर डाली। काव्या कहीं नहीं थी। वो राघव से दूर जाने के लिए बेताब थी। उसका यहाँ रुकना नामुमकिन था। वो पहले ही टैक्सी लेकर जा चुकी थी। रोहित ने कार का दरवाज़ा खोला। प्रेसिडेंट मेहरा, कृपया। राघव ने मीरा की ओर देखा। वापस जाओ। फिर वो कार में बैठा और गाड़ी चल पड़ी। मीरा वहीं खड़ी कार को जाते हुए देखती रही। उसके दिल में पछतावे की चुभन उठी। उसे तब सीधे शादी की बात करनी चाहिए थी। आज तक वो मिसेज मेहरा बन चुकी होती। आखिर कब वो राघव का दिल जीत पाएगी? कब राघव उसकी कीमत समझेगा और उससे प्यार करेगा? मेहरा फैमिली हवेली में काव्या पहले ही पहुंच चुकी थी। 80 से ज्यादा उम्र के दादाजी मेहरा के चेहरे पर वक्त की गहरी लकीरें थीं, जो उन्हें गंभीर और बुद्धिमान बनाती थीं। उनकी तबीयत ठीक लग रही थी। आंखों में अब जवानी जैसी चमक नहीं थी, लेकिन उनमें अब भी अपनापन और स्नेह झलकता था। यहाँ की जिंदगी की आदत पड़ रही है? उन्होंने पूछा। काव्या ने सिर हिलाया। हाँ, पड़ रही है। काव्या की शादी उसके पिता का फैसला था। सब जानते थे कि दादाजी मेहरा का सबसे प्यारा पोता राघव ही है। काव्या को पूरा यकीन था कि राघव को नापसंद करने की वजह से दादाजी इस रिश्ते से इनकार कर देंगे। अगर नायर परिवार का कोई एहसान भी होता तो वो किसी और तरीके से चुका सकते थे, लेकिन हुआ उल्टा। उन्होंने न सिर्फ शादी के लिए हाँ कहा, बल्कि राघव की गैर हाजिरी में अपने संबंधों का इस्तेमाल कर शादी का सर्टिफिकेट भी बनवा दिया। राघव की विला में उसका रहना भी उन्हीं का फैसला था। आज तक काव्या नायर समझ नहीं पाई कि दादाजी ने ऐसा क्यों किया। राघव तुम्हें परेशान तो नहीं करता? बूढ़े आदमी ने स्नेह से पूछा। काव्या कहना चाहती थी कि राघव एक राक्षस से कम नहीं है, लेकिन वो जानती थी कि दादाजी भले ही उसके साथ अच्छे हों, पर आखिरकार वो हमेशा राघव का ही पक्ष लेंगे। नहीं, शब्द अभी उसके मुंह से निकला ही था कि राघव अंदर आ गया। जैसे ही वो अंदर आया, दादाजी डांटने लगे। अब तुम दोनों शादीशुदा हो, तुम उसके साथ क्यों नहीं आए? काव्या काफी देर से यहाँ है और तुम अब आए हो। राघव ने काव्या की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। दादाजी जानता था कि राघव इस शादी से नाखुश है। ये सब वो सिर्फ काव्या को दिलासा देने के लिए कह रहे थे। आज रात तुम दोनों यहीं रहोगे। इमानी, काव्या को राघव के कमरे में ले जाओ। बटलर इमानी ने आदर से जवाब दिया। जी सर। फिर उन्होंने विनम्रता से काव्या की ओर इशारा किया। यंग मैडम, कृपया मेरे साथ चलिए। काव्या ने डरते डरते राघव की ओर देखा। उसका चेहरा ठंडा था, वो उसे देख भी नहीं रहा था। काव्या ने तुरंत नजरें हटा लीं और बटलर के पीछे चल पड़ी। अब कमरे में सिर्फ दादा और पोता रह गए थे। दादाजी गंभीर स्वर में बोले, उनकी आवाज में लाचारी झलक रही थी। मुझे पता है तुम्हारे दिल में शिकायतें और नाराजगी है, लेकिन इतना वक्त हो गया है, अब तुम्हें छोड़ देना चाहिए। अतीत को याद करते हुए उनकी आंखें और बुझ सी गईं। राघव कुर्सी पर आराम से बैठा रहा। होंठ कसे हुए थे, वो चुप था। उसके चेहरे से कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि वो क्या सोच रहा है। दादाजी ने आह भरी। काव्या से तुम्हारी शादी मेरा फैसला था। मुझे गलत मत समझना, मैं ये तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। तुम अब छोटे नहीं रहे, तुम्हें बस जाना चाहिए। भले ही काव्या के पिता ने एहसानों का सहारा लिया, जो सही नहीं था, लेकिन काव्या एक अच्छी लड़की है। राघव की भौहें उठी, ठंडक साफ थी। अच्छी लड़की धोखा दे सकती है? लेकिन उसने ये शब्द दादाजी से नहीं कहे। उसने तय कर लिया था कि वो उस औरत से तलाक लेगा। दादाजी ने उसके हाव भाव देखे और दिल में फिर आह भरी। मेहरा परिवार में राघव सिर्फ उन्हीं की बात मानता था, वरना वो इस घर में कदम भी नहीं रखता। माता पिता की मौत के बाद से राघव और भी चुप हो गया था। घर आना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था।
दादाजी उस पर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहते थे। उन्होंने थके हुए हाथ से इशारा किया, काफी देर हो गई है, जाओ, आराम करो। राघव खड़ा हुआ। उसी वक्त बटलर इमानी लौट आए। यंग मास्टर? राघव ने हल्का सा जवाब दिया और बाहर चला गया। इमानी दादाजी के पास आए और धीमे से बोले, क्या ये सच में काम करेगा? दादाजी ने कहा, चाहे वो कितना भी पत्थर दिल क्यों न हो, वो इंसान ही है। क्या वो सच में भावनाओं और इच्छाओं से बिल्कुल खाली हो सकता है? एक खूबसूरत औरत के सामने क्या किसी मर्द के दिल में कोई हलचल नहीं होगी? ईमानी अब भी चिंतित था। आप यंग मास्टर का स्वभाव अच्छी तरह जानते हैं। वो जरूर समझ जाएंगे कि आपने जानबूझकर उन्हें और यंग मैडम को साथ ठहराया है। बिना साथ रहे भावनाएं कैसे पैदा होंगी? दादाजी की आवाज धीमी थी। उसमें राघव के लिए अपराध बोध भरा था। बाहर में उसे नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन इस पुराने घर में वो अब भी मेरी बात मानता है। फिर अर्थपूर्ण स्वर में बोले, मेरे पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। उसे किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो उसके पास रहे और उसका ख्याल रखे। यंग मास्टर आपकी नीयत जरूर समझेंगे। ईमानी ने उन्हें सहारा देते हुए उनके कमरे तक पहुंचाया। दूसरे कमरे में काव्या को बटलर ईमानी राघव के कमरे तक ले आए थे। जाने से पहले उन्होंने बताया, ये यंग मास्टर का कमरा है, बचपन से यहीं रहते आए हैं, बस एक बार इसकी मरम्मत करवाई गई है। ये कमरा विला से अलग था। यहाँ माहौल और भी गंभीर था। काले और स्लेटी रंग छाए हुए थे। किसी तरह की गर्माहट नहीं, बस ठंडा और सख्त वातावरण। काव्या की नज़र अनायास ही एक शेल्फ पर गई। वहां रखा एक नाजुक सा डिब्बा उसकी नज़र में अटक गया। वो किसी लड़की की चीज लगता था, इस ठंडे कमरे में बिल्कुल बेमेल।
एक अचानक हुई आवाज से काव्या नैयर चौंक गई। पीछे मुड़ते ही उसका हाथ एक बॉक्स से टकरा गया और वो जमीन पर गिरते हुए जोर से टकराया। क्लैंग! राघव मेहरा ने उसे घूरा। उसके चेहरे पर इतनी भयानक गुस्सा था कि डर लगने लगा। काव्या घबराकर बोली, मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो झुककर बॉक्स उठाने लगी। जैसे ही उसकी उंगलियां उसे छूने वाली थीं, राघव ने उसकी कलाई इतनी जोर से पकड़ी कि लगा उसकी हड्डियां टूट जाएंगी। दर्द! ऐसा लगा जैसे उसका हाथ चकनाचूर हो जाएगा। ठंडा पसीना निकल आया। राघव की आंखें खून की तरह लाल थीं। अपना गंदा हाथ इससे दूर रखो। उसने काव्या को जोर से धक्का दिया। काव्या संभल नहीं पाई और पीछे गिर पड़ी। उसका सिर अलमारी के कोने से टकराया। तेज झटका लगा। सिर सुन्न हो गया। उसे गर्दन से कुछ गर्म बहता महसूस हुआ। जब उसने हाथ लगाया तो उंगलियां चिपचिपी हो गईं। खून था। ज्यादा नहीं, मगर था। बिखरे बालों के बीच से उसने ऊपर देखा। राघव बड़ी सावधानी से उस बॉक्स को उठा रहा था। उसके हर मूव से साफ दिख रहा था कि वो चीज़ उसके लिए कितनी अहम है। उसने बॉक्स खोला और अंदर की चीज़ें एक-एक करके चेक की, जैसे कुछ टूट गया होगा तो दुनिया खत्म हो जाएगी। किस्मत से सब सही था। राघव ने राहत की सांस ली। लेकिन ये सोच के उस औरत ने उसकी सबसे कीमती चीज़ को लगभग तोड़ दिया था, उसका गुस्सा फिर भड़क उठा। वो उसे मार डालना चाहता था। खूनी नज़रों से घूरते हुए बोला, काव्या, तुम्हें मरने का शौक है क्या? काव्या कांपती हुई उठी। अब सुन्नपन खत्म हो चुका था और नसों में तेज दर्द दौड़ रहा था। धीमे से बोली, सॉरी। वो समझ गई थी कि वो चीज़ राघव के लिए कितनी कीमती है। सॉरी? तुम्हें लगता है मैं इसे माफ़ी मान लूंगा? वो आगे बढ़ा। उसकी मौजूदगी ही इतनी भारी और डरावनी थी कि काव्या की सांसें तेज हो गईं। वो पीछे हटती गई, जब तक दीवार से टकरा नहीं गई। तुम पास मत आओ, उसने डरते हुए कहा। राघव ने उसका जबड़ा कसकर पकड़ लिया। इतना जोर था कि उसे अपनी हड्डियों के खिसकने की आवाज़ तक सुनाई दी। दर्द इतना था कि वो चिल्ला भी नहीं पाई। उसकी आंखों में सिर्फ खौफ था। ये राघव मेहरा कोई इंसान नहीं लग रहा था, जैसे नर्क से निकला हुआ शैतान। वो झुका और उसके कान के पास फुसफुसाया, मैं तुम्हारी हर कीमती चीज़ तबाह कर दूंगा। हर शब्द जहर था। काव्या पूरी तरह कांप गई। राघव ने उसे फिर धक्का दिया। उसका शरीर गुड़िया की तरह दीवार से लगकर फिसल गया। अगर दीवार ना होती तो वो जमीन पर गिर जाती। वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। राघव ने बॉक्स को वापस उसकी जगह रख दिया। उसके बगल में एक फोटो फ्रेम था, राघव अपने माता पिता के साथ। काव्या की नज़र अनजाने में वहां चली गई, बस 2 सेकंड के लिए। उसे बॉक्स के अंदर रखी चीज़ें कुछ जानी पहचानी लगी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, बाहर निकलो! राघव गुर्राया। काव्या को बस भागना था। उसे सच में लगा कि अगर वो 1 सेकंड और रुकी तो राघव उसे मार देगा। वो दौड़ते हुए कमरे से निकल गई। दरवाज़ा बंद होते ही राघव का चेहरा थोड़ा नर्म पड़ा। उसने बॉक्स के अंदर झांका। उसकी आंखों में अजीब सी नरमी थी। माँ बाप की मौत के बाद उसका दिल पत्थर बन गया था। इन चीज़ों का मालिक उसके दिल की आखिरी गर्मी था। आज भी उसे याद है, एक छोटा सा शरीर जो पानी में डूबते हुए भी उसे खींच रहा था। वो साफ आंखें, सबसे मासूम आंखें जो उसने कभी देखी थी। पानी में उसका शरीर गर्म था और उसी गर्मी ने उसके बर्फ जैसे दिल को छुआ था। कमरे के बाहर काव्या सिर पकड़े खड़ी थी। दादाजी मेहरा उसे देखकर चौंक गए। ये क्या हुआ? मुझे चोट लग गई, उसने धीरे से कहा। उनका चेहरा सख्त हो गया। वो जानते थे राघव गुस्सैल है, लेकिन औरत पर हाथ उठाएगा ये नहीं सोचा था। क्या हुआ? मैंने गलती से एक बॉक्स गिरा दिया। वो वही था ना जिसमें फैमिली फोटो था? दादाजी ने तुरंत पूछा। काव्या ने सिर हिलाया। वो गहरी सांस लेकर बोले, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। वो चीज़ उसके लिए सबसे कीमती है। मैं भी उसे छूने की हिम्मत नहीं करता। काव्या समझ गई। राघव ने उसे अपने माँ बाप की फोटो के पास रखा था, मतलब उसकी कीमत साफ थी। कभी उसके पास भी एक कीमती चीज़ थी, अपने दादाजी का पहला जन्मदिन का तोहफा। वो समझ गई थी कि राघव का गुस्सा क्यों इतना भयानक था। वो उससे नफरत नहीं करती थी, लेकिन अंदर से वो उससे डरती थी, बहुत ज्यादा। ईमानी, डॉक्टर बर्न को बुलाओ, दादाजी ने कहा। जरूरत नहीं, काव्या ने तुरंत कहा। मैं खुद डॉक्टर हूँ। उसने खुद ही घाव साफ किया। छोटा था मगर गहरा। बैंडेज लगाना भी मुश्किल था क्योंकि घाव बालों में था। ईमानी ने धीरे से दादाजी से कहा, अगर वो लड़की यहाँ मेन हाउस में ना होती तो क्या यंग मास्टर और ज्यादा बुरा करता? दादाजी समझ गए।
अगर वो तलाक चाहती है तो हमें कुछ चालें चलनी पड़ेंगी। ओल्ड मास्टर मेहरा ये सब पहले ही समझ चुके थे। उसी पल बटलर इमानी भी बात पकड़ गया। आप मुझसे एक दिल ढूंढने को कह रहे थे? वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही काव्या नैयर मेडिकल किट लेकर बाहर आ गई। इमानी तुरंत चुप हो गया। ओल्ड मास्टर मेहरा सोफे से उठे, छड़ी का सहारा लेते हुए बोले, मेरे साथ आओ, और स्टडी रूम की तरफ बढ़ गए। काव्या ने मेडिकल किट टेबल पर रखी और उनके पीछे चली गई। डेस्क के पीछे कुर्सी पर बैठते ही ओल्ड मास्टर का चेहरा उदास हो गया। राघव मेहरा के माता पिता बहुत जल्दी गुजर गए। मैंने ही उससे पाला। स्कूल के समय वो हॉस्टल में रहा। कॉलेज के बाद इस पुराने घर से निकलकर कंपनी संभाल ली। इतना बिजी हो गया कि वापस आना ही बंद कर दिया। उनकी आवाज़ भारी थी। राघव का पिता उनका बड़ा बेटा था। अपनी औलाद को खोने का दर्द कभी खत्म नहीं होता, चाहे कितने ही साल गुजर जाए। वो जानते थे राघव इस घर में लौटना क्यों नहीं चाहता। वो ये भी जानते थे कि उनके मरने के बाद राघव अपने सौतेले परिवार के साथ क्या करेगा। अब तक राघव सिर्फ उनके सम्मान में रुका हुआ था। उसे राघव के पास कोई चाहिए था, कोई जो उसे प्यार सिखाए, कोई जो उसके दिल को नरम करे, कोई जो उसके अंदर की नफरत को ख़त्म कर सके। हथेली और हथेली की पीठ दोनों में खून होता है। वो बुदबुदाए, मैं अपने बच्चों को एक दूसरे को मारते नहीं देखना चाहता। ग्रैंडपा, काव्या को समझ नहीं आया क्या कहे। ओल्ड मास्टर हमेशा उसके साथ अच्छे रहे थे, भले ही उसकी शादी उसके पिता की लालच की वजह से हुई थी। उन्होंने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मैं ठीक हूँ। मैंने तुम्हें इस परिवार में इसलिए आने दिया क्योंकि तुम अच्छी लड़की हो। तुम्हारे दादाजी ईमानदार और दयालु इंसान थे। उनकी पोती में भी वही गुण होंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम राघव के साथ रहो और उसे संभालो। ग्रैंडपा, काव्या ने दिल से कहा, राघव के पास वो इंसान होना चाहिए जिसे वो पसंद करता है, तभी वो सच में खुश रहेगा। लेकिन ओल्ड मास्टर को ये बहाना लगा, जैसे वो शादी से निकलना चाहती हो। मुझे पता है तुम मुश्किल में हो। उन्होंने दराज से एक फाइल निकाली और उसकी तरफ बढ़ाई। तुम्हारी माँ को दिल चाहिए ना? मैंने ढूंढ लिया है, वो अस्पताल भेज दिया गया है। बस इस पेपर पे साइन कर दो, तुम्हारी माँ की सर्जरी तुरंत होगी। पूरा खर्च मैं उठाऊंगा। काव्या के दिल में पहले खुशी दौड़ी, फिर शक। उसकी नज़र कागज़ पर पड़ी। ये गारंटी थी कि वो राघव से तलाक नहीं लेगी। तुम्हारी माँ की हालत नाजुक है, ओल्ड मास्टर बोले। दिल नहीं मिला तो चमत्कार भी उसे नहीं बचा पाएगा। दिल पैसे से नहीं मिलता, और तुम्हारे पास तो पैसा भी नहीं है। वो उसकी कमजोरी पर वार कर रहे थे। काव्या ने कागज़ कसकर पकड़ा। अब उसे समझ आ गया, आज उसे यहाँ बुलाने का असली मकसद यही था। ग्रैंडपा, आपको क्यों लगता है मैं उसे संभाल सकती हूँ? क्योंकि तुम मिस्टर नैयर की पोती हो। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। काव्या अंदर से हिल चुकी थी। उसकी माँ की बीमारी इंतजार नहीं कर सकती थी। जितनी जल्दी ऑपरेशन, उतनी ज्यादा जिंदगी। वो पहले से ही राघव की पत्नी थी। अपनी माँ के लिए मैं साइन करूंगी। अच्छा? ओल्ड मास्टर मुस्कुराए। मुझे पता था मैं गलत नहीं हूं। काव्या चुप रही। उसके दिल में बस एक बात थी, ग्रैंडपा, आप गलत है। राघव मेहरा को खुश मैं नहीं कर सकती। वो मीरा अग्रवाल है। मैं अभी अस्पताल को फ़ोन करता हूँ, ओल्ड मास्टर बोले। काव्या डर और उम्मीद के बीच खड़ी रही। ग्रैंडपा, क्या मैं भी अस्पताल जा सकती हूँ? हाँ, जाओ। वैसे भी आज के बाद राघव उसे घर में घुसने नहीं देगा। धन्यवाद ग्रैंडपा। इमानी, गाड़ी तैयार करो। कार में बैठते हुए काव्या को सब सपना लग रहा था, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही सच सामने था। उसकी माँ का ऑपरेशन हुआ। खतरे भरी रात के बाद सर्जरी सफल रही। वो बच गई थी। थकी हुई काव्या अगले दिन अस्पताल लौटी। कॉरिडोर में किसी ने आवाज़ दी, डॉक्टर नैयर? नर्स हॉल थी। कल तुम जल्दी चली गई थी। डॉक्टर अग्रवाल का घमंडी भाषण मिस कर दिया। काव्या चुप रही। वो तुमसे ज्यादा सुंदर भी नहीं है। राघव उसमें क्या देखता है? वो बहुत सुंदर है, और हमें लोगों की पीठ पीछे बात नहीं करनी चाहिए। वो पार्टी नहीं, शो ऑफ था। सब जानते हैं वो जगह तुम्हारी होनी चाहिए थी। नर्स हॉल, मुझे काम है। दोनों अपने अपने काम पर चली गई। ऑपरेशन के बाद बिना सोए काव्या टूट चुकी थी। लंच ब्रेक में सोने ही वाली थी कि नर्स आई। डीन आपको बुला रहे हैं। डीन के कमरे में। डॉक्टर नैयर? डीन ने झिझकते हुए कहा, क्या आपने किसी तरह राघव मेहरा को नाराज कर दिया है? डीन, आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं? काव्या नैयर के दिल में अजीब सा डर उठ गया। डीन ने गहरी सांस ली। तुम जानती हो ना कि प्रोफेशनल सर्कल में ब्लैकलिस्ट होने का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि एक डॉक्टर के तौर पर तुम्हारा करियर खत्म हो सकता है। कोई भी अस्पताल तुम्हें रखने की हिम्मत नहीं करेगा।
काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी उंगलियां कसकर खुलती बंद होती रहीं। डीन, मैं इस नौकरी से प्यार करती हूं, मैं इसे खो नहीं सकती। अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हारी मदद करता, डीन ने अफसोस से कहा। लेकिन मेरे पास इतनी ताकत नहीं है। अगर नौकरी बचानी है तो राघव मेहरा से बात करो। तुमने उसे नाराज किया है, माफी मांग लो, नौकरी खोने से बेहतर है, उसने सलाह दी। मैं काव्या रुक गई। वो जानती थी राघव का उसके खिलाफ जो जहर है वो सिर्फ सॉरी से खत्म नहीं होगा। वो सिर्फ बॉक्स की वजह से गुस्सा नहीं था, वो इस बात से भी नफरत करता था कि वो उसकी पत्नी है। ये ब्लैकलिस्ट करना शायद उसी का तरीका था, उसे तलाक के लिए मजबूर करने का। काव्या ने गहरी सांस ली। मैं समझ गई, खुद ही रास्ता निकालो, डीन ने कहा। काव्या अपने डिपार्टमेंट लौटी, पूरी तरह टूट चुकी थी। राघव से मदद मांगना, वो तो उसी का प्लान था, उसे तलाक के लिए दबाना। वो पहले ही ओल्ड मास्टर मेहरा से अग्रीमेंट साइन कर चुकी थी। अगर वो राघव की बात मान लेती तो वो वादा तोड़ देती। उसे अचानक मितली आई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसने लैपटॉप खोला और दूसरे अस्पतालों में अप्लाई करने लगी, लेकिन जैसे ही उसका नाम दिखता, रिजेक्ट, रिजेक्ट, रिजेक्ट। अब उसे असली मतलब समझ आया, करियर ब्लैकलिस्ट। उसके पास कोई सहारा नहीं था, बस एक इंसान, आदित्य वर्मा। बहुत सोचने के बाद उसने कॉल किया। काव्या, उसकी आवाज़ सुनाई दी। क्या तुम मुझसे मिल सकते हो? उसने आवाज़ को नॉर्मल रखने की कोशिश की। ज़रूर। रेस्टोरेंट तय हुआ। आदित्य बैठते ही बोला, मुझे अभी तक दिल नहीं मिला। काव्या ने कहा, मेरी माँ का ऑपरेशन हो चुका है। क्या? कब? कल। वो मुस्कुराया। अच्छा हुआ, सब ठीक है ना? काव्या ने सिर हिलाया। तुम परेशान लग रही हो, उसने नोटिस किया। मैं अपनी नौकरी खोने वाली हूँ। क्या? आदित्य का खून खौल उठा। डीन जेंकिंस की इतनी हिम्मत? मैंने किसी को नाराज कर दिया। कौन? काव्या थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, राघव मेहरा। आदित्य ने लगभग पानी उगल दिया। तो उसकी वजह से तुम्हारी नौकरी जा रही है? काव्या ने सिर हिलाया। मीरा अग्रवाल की वजह से? उसे और कोई वजह सूझी नहीं। काव्या ने कुछ नहीं कहा। पहली बार देखा है राघव किसी औरत के लिए इतना पागल हो, आदित्य बड़बड़ाया। मीरा के लिए अंधा हो गया है। काव्या को फर्क नहीं पड़ा, लोगों की पसंद अलग होती है। फिर उसे एक बात खटकी, जिस आदमी का मैंने इलाज किया था वो राघव था? हाँ, आदित्य ने कहा, किसी को मत बताना। मैं राघव से तुम्हारे लिए बात करूंगा। काव्या कुछ कहना चाहती थी कि वो उसकी पत्नी है, लेकिन शब्द नहीं निकले। थैंक यू, बस इतना बोली। अरे छोड़ो, आदित्य हंसा। डिनर तुमने वादा किया था? हाँ, मेरी तरफ से। मेहरा इंडस्ट्रीज। मीटिंग के बाद राघव अपने केबिन में आया। रोहित कपूर बोला, सर मैंने मिस काव्या नैयर को आदित्य वर्मा के साथ लंच करते देखा। कौन? राघव की आंखें सिकुड़ गई। काव्या आदित्य वर्मा को जानती है? रोहित कपूर खुद भी पूरी तरह पक्का नहीं था। जब उसने काव्या नैयर और आदित्य वर्मा को साथ हंसते बात करते देखा था, वो भी हैरान रह गया था। अगर वो उस रेस्टोरेंट के पास से गुजरा ना होता तो उसे कभी पता ही नहीं चलता। डॉक्टर सेन को कॉल करके पूछ लें, रोहित ने सुझाव दिया। राघव मेहरा ने लापरवाही से कहा। रोहित कॉल करने चला गया। करीब 20 मिनट बाद आदित्य वर्मा कंपनी में पहुंच गया। अंदर आते ही वो बोला, असल में मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। तुम काव्या को जानते हो? राघव ने उसकी बात बीच में काट दी। आदित्य रुका, फिर सिर हिलाया। हाँ, वो मेरी मेडिकल कॉलेज की जूनियर है। पिछली बार तुम्हारी जो चोट थी उसका इलाज उसी ने किया था। राघव पीछे लेदर सोफे पर टिक गया। उसकी गहरी आंखों में हल्की सी चमक आई। तो उस दिन वो थी? ये सच में अनएक्सपेक्टेड था। वैसे आदित्य आगे बढ़कर बैठा। राघव, क्या तुम उसके साथ थोड़ा अच्छा बिहेव नहीं कर सकते? राघव ने भौं उठाई। उसका अंदाज जितना रिलैक्स दिख रहा था उतना ही दिमाग तेज चल रहा था। क्या आदित्य काव्या के इतना करीब है? उसके अंदर अजीब सी चुभन हुई। तुम उसके लिए बोल रहे हो? तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है? सीनियर जूनियर, हम एक ही मेडिकल कॉलेज से हैं। वो मुझसे 2 साल छोटी है। उसके पिता की रखेल थी। उसने उसकी माँ और उसे बुरी तरह ट्रीट किया। काव्या ने पार्ट टाइम काम करके पढ़ाई की। उसकी जिंदगी आसान नहीं रही। आदित्य जानबूझकर उसका पक्ष ले रहा था। इसीलिए मैं उसका ध्यान रखता हूँ। हम अच्छे दोस्त हैं। उसकी माँ बीमार है, इलाज में बहुत पैसा लगता है। अगर उसकी नौकरी गई तो वो टूट जाएगी। प्लीज़ इस बार उसे छोड़ दो। मुझे नहीं पता उसने तुम्हें कैसे नाराज़ किया, लेकिन क्या तुम ये एहसान कर सकते हो? राघव का चेहरा शांत था, मगर अंदर कुछ हिल गया। कहानी थोड़ी दुख भरी जरूर थी, लेकिन वो उसे माफ़ करने की वजह नहीं थी। वो और आराम से पीछे झुक गया।
अगर उसे मेरी माफ़ी चाहिए तो वो खुद आकर मांगे। आदित्य समझ गया कि राघव अभी भी गुस्से में है। वो किसी से मदद नहीं मांगती जब तक मजबूरी ना हो। राघव ने ठंडी हंसी छोड़ी। मजबूरी? अगर सच में मजबूर होती तो मेरे पास क्यों नहीं आई? राघव, मैंने कह दिया, उसे खुद आना होगा। अब बात आगे बढ़ाना बेकार था। बस उसके साथ बहुत सख्ती मत करना, आदित्य ने कहा। राघव ने ठंडी नज़र से देखा। तुम्हें वो पसंद है? तुरंत आदित्य बोला, नहीं, वैसा नहीं, मतलब मुझे वो पसंद है पर उस तरह नहीं। मैं उसकी इज्जत करता हूँ। वो अच्छी लड़की है। कॉलेज में बहुत लड़के उसके पीछे थे, पर उसने सबको रिजेक्ट किया। अगर मेरी जिंदगी में कोई और ना होती तो शायद मैं भी राघव के दिमाग में एक ही लाइन गूंजी, क्या तू अंधा है? कौन सी आंख से उसे अच्छी लड़की दिखी जो अपनी शादी की रात किसी और मर्द के पीछे गई? उसका चेहरा सख्त हो गया। आदित्य ये सब नोटिस नहीं कर पाया। कंपनी से निकलकर उसने काव्या को कॉल किया। आदित्य से अलग होने के बाद काव्या अपनी माँ से मिलने अस्पताल गई। रास्ते में आदित्य का कॉल आया। वो माफ़ी मांग रहा था कि वो राघव को मना नहीं पाया। ठीक है, काव्या बोली, मुझे पता था। वो वार्ड में गई। एक नर्स बोली, तुम्हारी माँ होश में है? सच? हाँ, जाओ। कमरे में उसकी माँ थी। माँ? काव्या रो पड़ी। काव्या? कैटलीन ने कमज़ोर हाथ बढ़ाया। काव्या ने पकड़ लिया। मुझे माफ़ कर दो। कैटलीन जानती थी, उसकी बेटी ने खुद को कुर्बान किया है। अगर मेरी वजह से तुम्हें ये सब सहना पड़ा तो मैं मर जाना बेहतर समझती। माँ, काव्या बोली, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं। क्या मेहरा फैमिली में तुम्हारे साथ ठीक से पेश आते हैं? काव्या झूठी मुस्कान लाई। सब ठीक है। थोड़ी देर बाद माँ सो गई। काव्या बाहर आई। आसमान अंधेरा हो चुका था। उसे ठंड लग रही थी। कुछ चीज़ें टाली नहीं जा सकती, जैसे राघव। वो उसे कॉल करने ही वाली थी, पर उसके पास उसका नंबर ही नहीं था, तो उसे वापस नायरविना जाना पड़ा। लेकिन जैसे ही वो पहुंची, राघव की गाड़ी वहां खड़ी थी। वो पहले से ही वहां था। काव्या ने मन तो बना लिया था, लेकिन उसके सामने जाने का ख्याल ही उसे हिला रहा था। कल का उसका पागलपन अब भी उसके दिमाग में ताज़ा था। गहरी सांस लेकर वो घर के अंदर गई। दरवाज़ा खोलते ही मिसेस शर्मा दिखीं। काम से आ गई? काव्या ने सिर हिलाया। अंदर झांकते ही उसने सोफे पर किसी को बैठे देखा। मिस्टर मेहरा आए हुए हैं, मिसेस शर्मा बोली। जूते बदलकर काव्या अंदर गई। गुड इवनिंग मिस्टर मेहरा। राघव मेहरा ने मैगजीन नीचे रखी। मिस्टर मेहरा? उसकी आवाज़ तंज से भरी थी। तलाक नहीं चाहती, लेकिन इतनी दूरी दिखा रही हो? काव्या ने धीरे से कहा, मैंने जानबूझकर आपकी चीज़ नहीं छुई थी, मुझे सच में अफसोस है। सॉरी बोलने से सब ठीक हो जाता है? राघव सोफे पर ढीले से टिक गया। अजीब बात थी, उसे इस हालत में देखना अच्छा लग रहा था। काव्या पानी का गिलास लेकर आई। राघव मेहरा, प्लीज़ नाराज़ मत रहिए। तुम्हारी मुस्कान बहुत बदसूरत है। काव्या ने होंठ काटे। सॉरी। अगर माफ़ी चाहिए तो घर छोड़ दो। उसकी आंखों में आंसू भर आए। मैं तलाक नहीं ले सकती, उसने कहा। आपके दादाजी से अग्रीमेंट साइन किया है। मेरी माँ की जान उसी से बची। तो तुम भी ये शादी नहीं चाहती थी? राघव की आंखें ठंडी हो गईं। नहीं, काव्या बोली। अगर माँ की जान का सवाल ना होता, मैं कभी आपसे शादी नहीं करती। राघव का गुस्सा फूट पड़ा। मुझसे शादी करना तुम्हें सजा लगता है? हाँ। वो बौखला गया। तो भुगतो और नौकरी की बात भूल जाओ। काव्या घबरा गई। उसने उसका कुर्ता पकड़ लिया। मुझे मेरी नौकरी चाहिए, प्लीज़। राघव ने उसे झटक दिया। काव्या सोफे पर गिर पड़ी। उसकी शर्ट ऊपर खिसक गई, कमर दिख गई। राघव की आंखें अंधेरी हो गईं। क्या मुझे रिझाने की कोशिश कर रही हो? काव्या ने जल्दी से शर्ट नीचे की। नंगी खड़ी हो जाओ तब भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी आवाज़ चाकू जैसी ठंडी थी। वो ऊपर चला गया। काव्या वहीं पड़ी रही। मिसेस शर्मा आई। तुम ठीक नहीं लग रही। मैं सोना चाहती हूँ। काव्या सोफे पर ही लेट गई। रात को राघव पानी लेने नीचे आया। काव्या सो रही थी। कंबल जमीन पर गिर गया था। वो मुड़ा ही था कि काव्या ने उसका रौब खींच लिया। गांठ खुल गई। तुम क्या कर रही हो? राघव गुस्से से दहाड़ा। काव्या सपना देख रही थी। उसके सपने में 2 विशाल सांप उसके चारों तरफ लिपटे हुए थे। उसकी सांस घोंट रहे थे। जब उसे लगा कि अब वो दम तोड़ देगी, तभी एक तेज रोशनी दिखी और वो उसे पकड़ने के लिए बेतहाशा झपटी। उसे लगा वो बच गई है, लेकिन अगले ही पल वो झटके से जाग गई।
आंखें खुली तो सामने एक लंबा आदमी खड़ा था। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और उसकी आंखों में ऐसा भाव था जैसे वो उसे अभी निगल जाएगा। काव्या डर के मारे सोफे के कोने में सिमट गई। नींद से भरी कांपती हुई आवाज में बोली, तुम क्या चाहते हो?" उसकी आवाज भारी और कांपती हुई थी। राघव मेहरा ने तंज भरी हंसी छोड़ी। "तो अब ड्रामा? मेरी रॉब गड़बड़ करके और अब मासूम बनने का नाटक?" "मैंने कुछ नहीं किया।" काव्या की उंगलियां भिंच गईं, वो गुस्से से उसे घूरने लगी। "सच में?" राघव अचानक आगे झुका। उसके पास आते ही ठंडी लेकिन दबाव भरी मर्दाना खुशबू काव्या को घेरने लगी। घबराकर उसने दोनों हाथ आगे कर दिए। उसकी मुलायम हथेलियां सीधे राघव की छाती से टकराईं। राघव पल भर को जड़ हो गया। उसने नीचे देखा। उसकी उंगलियां पतली थीं, साफ नाखून, गोरी त्वचा। उसकी हथेलियों की गर्मी जैसे उसकी नसों में उतर रही थी। राघव को अजीब बेचैनी हुई। उसने सोचा, ये जानबूझकर छेड़ रही है। वो और पास ढुका। "मर्दों से दूर नहीं रह सकती? मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो?" "बेशर्म!" काव्या ने होंठ काटते हुए कहा। "बेशर्म?" राघव की हंसी भारी और गहरी थी। "पहले छुआ किसने?" तभी काव्या को एहसास हुआ। उसके हाथ अब भी उसकी छाती पर थे। वो जैसे जलते हुए अंगारों को छू रही हो। वो झटके से हाथ पीछे खींच लेती है। उसकी हथेलियां अब भी गर्म थीं। मेरा मतलब नहीं था," वो हकलाती है। उसकी सांसों में मिठास थी जो सामने वाले को कमजोर कर दे। राघव ने खुद को संभाला, रोब की बेल्ट ठीक की। "मुझे भूख लगी है।" काव्या कुछ सेकंड तक समझ ही नहीं पाई। "अब मेरी बीवी हो, जो कहूंगा वही करोगी।" उसके शब्द उसके दिल में चुभ गए। वो चुपचाप किचन चली गई, खाना गर्म किया और टेबल पर रख दिया। "हो गया।" राघव बैठा। उसका चेहरा पढ़ना नामुमकिन था। काव्या चुपचाप खाने लगी। कुछ ही कौर बाद उसे उल्टी जैसा महसूस हुआ। वो भागकर बाथरूम गई और उल्टी कर दी। तभी उसे याद आया, इस महीने पीरियड नहीं आए थे। दिल धड़क उठा। क्या मैं प्रेग्नेंट? नहीं, उसने पिल्स ली थीं। वो खुद को शांत करके वापस आई। बिना देखे उसने चम्मच से सूप पी लिया। ऊपर देखा, राघव उसे अजीब नज़र से देख रहा था। उसका दिल धक से रह गया। "खाना पसंद नहीं आया?" उसने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए पूछा। तभी उसने देखा उसका खुद का चम्मच तो कटोरे के पास पड़ा है। उसके हाथ में जो है वो राघव का था। उसके दिमाग में विस्फोट हो गया। ओ गॉड! मतलब उसने उसी जगह से सूप पिया जहां राघव के होंठ लगे थे। इनडायरेक्ट किस? "काव्या," राघव आराम से बोला, "क्या तुम्हें मैं पसंद हूं?" उसका दिमाग सुन्न हो गया। मैं..." "अगर किस करना था तो सीधे बोल देती।" राघव नैपकिन से होंठ पोंछता है। "ऐसी लड़की जो किसी भी आदमी पर झपट पड़े, मेरे बारे में सोचती ही होगी।" काव्या का माथा भन्ना गया। "ये गलती थी, मुझे आप में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। अगर है तो बिजली गिरकर मैं मर जाऊं।" राघव की आंखें सिकुड़ गई। "इतनी खतरनाक कसम?" वो हंसा। "इंटरेस्टिंग। सुना है तुम डॉक्टर नहीं बन सकती अब?" राघव बोला। काव्या का चेहरा सख्त हो गया। उसकी नफरत साफ दिख रही थी। "क्या करना पड़ेगा मुझे छोड़ने के लिए?" वो धीरे से बोली। राघव मजे में था। "अच्छी बनकर रहो, शायद दया आ जाए।" वो मुड़ा, फिर रुका। "आज रात क्लब रॉयल में डिनर है, अगर नौकरी चाहिए वहां आना।" काव्या ने दांत भींचे। समझ गई। वो ऊपर चला गया। काव्या ने टेबल साफ की, सोने की कोशिश की, पर नींद नहीं आई। सुबह के करीब उसकी आंख लगी। जब उठी तो दोपहर हो चुकी थी। नहाने ऊपर गई और जैसे ही अपने कमरे का दरवाज़ा खोला, उसकी सांस अटक गई। राघव उस कमरे में नहीं सोया था जहां कल रात काव्या रुकी थी। कमरा पूरी तरह साफ था, जैसे कोई वहां गया ही ना हो। काव्या अंदर गई, नहाई, कपड़े बदले और बाहर निकल गई। वो सीधे अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां जाकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर सेन ने उसकी पोस्ट किसी और को दे दी थी। अब वहां उसके लिए कोई जगह नहीं बची थी। दिल टूटा हुआ वो बाहर आकर सीढ़ियों पर खड़ी हो गई। उसे पता था उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। शाम को वो ब्लू ब्रिज पहुंची। जैसे ही अंदर जाने वाली थी उसकी नज़र मीरा पर पड़ी। मीरा यहाँ? फिर उसे राघव याद आया। सब कुछ समझ में आ गया। काव्या बिना सोचे मीरा के पीछे चल पड़ी। उसने देखा मीरा एक प्राइवेट रूम में गई, लेकिन अंदर राघव नहीं था। अंदर था कॉलेज का वही अमीर लड़का करण, जो पहले मीरा के पीछे पागल था। पैसे वाला था, पर शक्ल से खास नहीं, इसीलिए मीरा ने उसे कभी भाव नहीं दिया था।
तो अब वो उससे क्यों मिल रही थी? काव्या दरवाजे की दरार से झांकने लगी। अंदर करण मीरा को बाहों में जकड़े था और मीरा उसे रोक भी नहीं रही थी। काव्या का दिल जोर से धड़का। ये क्या? वो राघव को धोखा दे रही है। अगर राघव को पता चला तो वो उसे जान से मार देगा। तभी अंदर से आवाज आई, करण, हमें यही खत्म कर देना चाहिए, ब्रेकअप कर लेते हैं। करण का चेहरा बदल गया। तू किसी और को मिल गई है ना? न, बस हम सही नहीं हैं, मीरा ने जल्दी से कहा। करण हंसा। जब मेरा पैसा उड़ा रही थी तब हम सही थे? उसकी बदसूरत शक्ल और खतरनाक लगने लगी। मैं ब्रेकअप नहीं कर रहा। मीरा ने उसकी शक्ल देखी और फिर राघव का चेहरा याद किया। करण उसे घिनौना लगने लगा। राघव से कुछ छुपाने के लिए उसे करण से छुटकारा पाना ही था। मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी, मीरा बोली। वो सिर्फ उसके पैसों के लिए उसके साथ थी। अगर उसे राघव मिलता तो वो कभी करण को देखती भी नहीं। सारे? करण चौंका। तो 100 गुना करके लौटा। उसे पता था मीरा के पास कुछ भी नहीं बचा। तू पागल है? बैंक लूट लूं क्या? मीरा चिल्लाई। मीरा अग्रवाल, मुझसे छुटकारा इतना आसान नहीं। करण ने उसे सोफे पर धकेल दिया। छोड़ो मुझे, इतनी पाक साफ बनने का नाटक मत कर। हट जाओ। मीरा को उससे घिन आने लगी थी। मुझे तू चाहिए और मैं ना नहीं सुनता। वो उसके कपड़े खींचने लगा। काव्या ये सब नहीं देख पाई। वो मुड़कर भागी और किसी से टकरा गई। घबराकर आवाज निकालने ही वाली थी कि किसी ने उसका मुंह ढक लिया। ऊपर देखा, राघव। लाइट में उसकी परछाई डरावनी लग रही थी। काव्या की सांस अटक गई। क्या उसने सब देख लिया? उसकी गर्म सांस राघव की हथेली पर पड़ रही थी। उसके होंठ उसकी स्किन से सटे थे। राघव का दिल अजीब तरह से हिल गया, पर उसने खुद को संभाला। अंदर से झगड़े की आवाजें आ रही थी। राघव ने हाथ नहीं हटाया। काव्या कांप रही थी। क्या वो मीरा को यूं ही छोड़ देगा? अंदर, मीरा, ब्रेकअप भूल जा और पैसे भी, करण बोला। मुझे तो पसंद ही नहीं, मीरा चिल्लाई। तू ही मेरे पीछे पड़ी थी। छोड़ो, छोड़ो मुझे। राघव का चेहरा ठंडा हो गया। वो काव्या का हाथ पकड़कर उसे वहां से खींच ले गया। एक खाली कमरे में पहुंचते ही काव्या बोली, तुम यहाँ क्यों? चुप, राघव गरजा। उसके दिमाग में वो रात घूम रही थी। वो जिस औरत के साथ था वो वर्जिन थी। वो झूठ नहीं हो सकता। तो फिर मीरा नहीं थी। उसने फोन निकाला और रोहित को कॉल किया। अस्पताल जाओ। राघव की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। पता करो उस रात वो औरत कौन थी। राघव ने कॉल काटा और फोन टेबल पर फेंक दिया। स्मैक। काव्या झटके से कांप गई। वो एक तरफ चुपचाप खड़ी रही, एक आवाज तक निकालने की हिम्मत नहीं। एक एक्स बॉयफ्रेंड के साथ उलझना ये कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, और राघव जैसा एरोगेंट आदमी तो बिल्कुल नहीं। काव्या ने हल्की आवाज में बोलने की कोशिश की, लेकिन राघव अंदर से उबल रहा था। उस वक्त काव्या को देखना भी उसे चिढ़ा रहा था। वो कमरे में आगे पीछे टहल रहा था, दांत जोर से भिंच रहे के, आंखों में आग जल रही थी। उसे अंदर ही अंदर यही खाए जा रहा था जिस औरत को वो चाहता था, उसका इतना घटिया अतीत। उस रात को लेकर जो भी उसकी फैंटेसीज थीं, सब टूटकर बिखर गई थीं। यहाँ खड़ा होना भी उसे वही गंदी बातें याद दिला रहा था जो उसने सुनी थी। वो तेज कदमों से बाहर निकल गया। काव्या घबराकर उसके पीछे गई। प्रेसिडेंट मेहरा? राघव पलटा भी नहीं। दफा हो जाओ। काव्या वहीं रुक गई। अगर राघव कभी उसे एक मौका देने वाला भी होता तो आज के बाद तो बिल्कुल नहीं। वो आज यहाँ बस इस उम्मीद में आई थी कि शायद राघव रहम करके उसकी डॉक्टर की नौकरी बचा ले, लेकिन अब वो सपना भी टूट चुका था। वो मुड़कर जाने ही वाली थी कि उसने किसी को अंदर आते देखा। करण आया था, मस्ती करने। दरवाजे पर उसकी राघव से टक्कर हो गई। प्रेसिडेंट मेहरा? करण मुस्कुराकर बोला। राघव ने बस एक ठंडी नज़र डाली और सीधे अपनी कार में बैठकर चला गया। करण को फर्क नहीं पड़ा। सब जानते थे राघव का टेम्पर हमेशा खराब रहता है। वो मुस्कुराता हुआ अंदर चला गया। दूर खड़ी काव्या ये नहीं सुन पाई कि क्या बात हुई, बस इतना देखा कि करण राघव से बात कर रहा था। उसका दिल जोर से बैठ गया। पिछली बार भी राघव ने इसी आदमी से उसे बर्बाद करवाना चाहा था, तो क्या इस बार भी वही चाल? क्या राघव फिर से उसे फंसाने वाला है? उसका खून खौल उठा। ये आदमी इंसान नहीं, जानवर है। उसे छोड़कर वो भागना चाहती थी कि कहीं छुप सके। तभी करण की नज़र उस पर पड़ गई। काव्या नायर? करण ने उसे पहचान लिया और दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया। काव्या डर के मारे पलटी। इस बार देखते हैं तू कैसे भागती है। करण की आंखें चमक रही थीं। वो उसे हर जगह ढूंढ रहा था और आज वो खुद उसके सामने थी। काव्या ने खुद को संभाला और नकली मुस्कान के साथ बोली,
मैं भाग नहीं रही थी, पिछली बार इमरजेंसी थी। करण की आंखें सिकुड़ गईं। मुझे बेवकूफ़ समझती है? मेरे जख्म अभी तक भरे नहीं हैं। और तू जो चाकू मेरे गले पर रखी थी वो मैं नहीं भूला। काव्या अंदर से कांप गई। पिछली बार वो तैयार थी, इस बार नहीं। अगर वो पकड़ी गई तो बचना नामुमकिन था। वो गलती थी, मेरा मतलब नहीं था। गलती? करण ने ठंडी हंसी हंसी। अगर गलती थी तो मतलब तू विलिंग थी, तो चल आज उसे पूरा करते हैं। काव्या की धड़कन बेकाबू हो गई। अब विलिंग नहीं, तूने ही तो कहा था गलती थी। उसका चेहरा सख्त हो गया। इस दुनिया में कोई मुझे चोट नहीं पहुंचाता, और तू पहली है जिसने ऐसा किया। अगर तुझे ऐसे ही छोड़ दिया तो मैं करण नहीं कहलाऊंगा। उसने उसका हाथ मरोड़ दिया। चल मेरे साथ। काव्या पूरी ताकत से छटपटाने लगी। उसे पता था अगर वो उसके साथ चली गई तो सब खत्म। तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? राघव ने बताया क्या? उसके दिल में आखिरी उम्मीद थी। झुंझलाकर बोला, हाँ। काव्या का दिल ठंडा पड़ गया। तो सच में राघव ही था। मेरे पास यहाँ प्राइवेट रूम है, करण हंसते हुए बोला। चल मज़ा करते हैं। वैसे अजीब है, इतनी खूबसूरत लड़की और राघव ने खुद नहीं रखी। क्या वो औरतों में इंटरेस्ट नहीं रखता? अंदर से काव्या हंसी। उसे औरतें पसंद थीं, बस वो उसे पसंद नहीं करता था। मीरा के लिए उसने कैसा गुस्सा दिखाया था। वो इसलिए पागल हुआ था क्योंकि वो उसे चाहता था। राघव का शुक्रिया है, करण हंसा। उसकी वजह से ही तो मैं तुझसे मिला। काव्या की आंखें सर्द हो गईं। मैं भी उसका शुक्रिया अदा करूंगी। करण की आंखें चमकी। ओह, तो तू मेरे साथ चलने को तैयार है? काव्या ने सिर हिलाया। हाँ, तैयार हूं। अगले ही पल उसने उसका हाथ पकड़कर जोर से काट लिया। आह! करण दर्द से चीख पड़ा। काव्या ने तुरंत उसका सिर अपनी माथे से दे मारा। खून बहने लगा। वो पल भर का मौका था। काव्या भागी, पूरी ताकत से, पीछे मुड़कर देखे बिना। जब तक वो भीड़ भरी सड़क तक नहीं पहुंच गई, वो नहीं रुकी। आखिरकार थक कर वो फुटपाथ पर बैठ गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वो लोगों से भरी सड़क को देखती रही और फिर अपना चेहरा ढककर रो पड़ी। वो राघव से नफरत करने लगी थी। उसने उसे बार बार तोड़ा था। अगर वो उसके साथ रही तो एक दिन वो उसे पूरी तरह बर्बाद कर देगा। उसे उससे भागना ही होगा। लेकिन कैसे? उसके पास पैसे नहीं थे, सहारा नहीं था। अगर उसे जिंदा रहना था तो पैसे चाहिए थे। वो खड़ी हुई। नायर फैमिली एस्टेट, यही आखिरी रास्ता था। राफाइल से पैसे लेने होंगे। उसने टैक्सी रोकी और बैठ गई। खिड़की से बाहर देखते हुए उसका दिल थोड़ा शांत हुआ। जब वो पहुंची तो किराया दिया और सीधे गेट की तरफ बढ़ गई। लिविंग रूम में जानवी मेहरा सोफे पर सिडक्टिव अंदाज में बैठी थी, रेशमी पजामों में, पूरा एटीट्यूड दिखाते हुए। काव्या को देखते ही उसने अपनी परफेक्ट भौं उठाई। ओह देखो तो, काव्या आ गई। काव्या ने मुट्ठियां कस लीं। जब से उसकी माँ बीमार पड़ी थी, जानवी पहले ही इस घर की मालकिन बन चुकी थी। काव्या की नज़र जानवी की कलाई पर पड़े महंगे जेड ब्रेसलेट पर गई। मेहरा फैमिली के पैसों ने राफाइल की किस्मत पलट दी थी। उसके दिल में कड़वाहट भर गई। मैं राफाइल से मिलने आई हूँ। जानवी ने अपने लहराते भूरे बाल झटके। तुम्हारे डैड घर पर नहीं है। काव्या मुड़कर जाने लगी। रुको, जानवी ने रोका। कहीं पैसे मांगने तो नहीं आई? अब तुम मेहरा फैमिली की यंग मिस्ट्रेस हो, तुम्हारे पास पैसे की कमी कैसे हो सकती है? और सुन लो, हमारे पास देने को कुछ नहीं है। तुम्हारी माँ एक बॉटमलेस पिट है। काव्या ने होंठ भींच लिए। ये औरत अब खुद को इस घर की मालकिन समझने लगी थी। राफाइल ने अभी तक मेरी माँ से तलाक नहीं लिया है। अगर वो उसके इलाज के पैसे नहीं देगा तो मैं उसे कोर्ट में घसीटूंगी। तुम? जानवी कुछ बोलने ही वाली थी कि उसने दरवाजे पर किसी को आते देखा और तुरंत मीठी बन गई। राफाइल, ये क्या? वो तुम्हारे पिता हैं, नाम लेकर कैसे बुला सकती हो? काव्या समझ गई, राफाइल आ गया था। मुझे पैसे चाहिए, काव्या ने सीधा कहा। राफाइल का चेहरा ठंडा था। अब मेहरा फैमिली में शादी कर ली तो तुम्हें लगने लगा कि हिम्मत आ गई। अभी तुम मुझे सू करने की धमकी दे रही थी। काव्या ने उसकी आंखों में देखा। मेरी माँ को सर्जरी चाहिए, तुमने वादा किया था, $10 लाख। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेहरा फैमिली ने $200 मिलियन का दहेज दिया था और तुम कहते हो पैसे नहीं हैं। डैड, मैं अभी भी तुम्हारी बेटी हूँ और मेरी माँ तुम्हारी लीगल पत्नी। या तो वादा निभाओ या हम दोनों साथ में डूबेंगे। मुझे तमाशा बनाने से डर नहीं है। राफाइल का चेहरा सख्त हो गया। तू मुझे धमका रही है? सिर्फ इसलिए कि मैं लड़की हूँ तुमने मुझे कभी अपनी बेटी नहीं माना। तुमने बस मुझे इस्तेमाल किया है। लेकिन अगर तुम मुझे ज्यादा धकेलोगे तो मैं भी सब कुछ करूंगी। राफाइल कुछ सेकंड चुप रहा। आखिरकार उसने हार मान ली। मेरे साथ आओ। जानवी बीच में कूदी।
राफाइल, चुप रहो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। स्टडी में जाकर उसने चेकबुक निकाली। पहले 1 लिखा, फिर रुका, फिर 5 जोड़ दिए। उसने चेक काव्या को थमा दिया। $15 लाख, नए कपड़े खरीद लेना। तुम मेहरा फैमिली की बहू हो, ऐसे सस्ते कपड़ों में उन्हें शर्मिंदा करती हो। वैसे राघव तुम्हें पैसे नहीं देता? काव्या की आंखें लाल हो गईं। उसे पता था ये सब प्यार नहीं था, सिर्फ इस्तेमाल। उसने चेक पकड़ लिया। तुम्हें पता भी है मैं मेहरा फैमिली में कैसे गई? राघव मुझे पैसे देगा? वो तो मुझे मरता हुआ देखना पसंद करेगा। राफाइल का चेहरा काला पड़ गया। तू लड़की है, मर्द को खुश करना सीख। तू बदसूरत तो नहीं है। क्या राघव कोई बेवकूफ़ है, या उसे कभी औरत दिखी नहीं? क्या तुम्हें लगता है वो सिर्फ सुंदरता से पिघल जाएगा? काव्या ने चेक जेब में डाल लिया। अगर टाइम है तो मेरी माँ से तलाक ले लो। क्या बकवास है, तुम्हारी माँ और मैं अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। काव्या मन ही मन हंस पड़ी। मैं जाह्नवी के साथ इसलिए हूँ क्योंकि उसने मुझे बेटा दिया। तुम्हारी माँ बच्चे नहीं दे सकी, मुझे वारिस चाहिए था। मुझे जाना है, काव्या ने उसे काटते हुए कहा। वो उसकी मीठी झूठी बातें और नहीं सुनना चाहती थी। फिर आना, राफाइल ने पीछे से कहा। काव्या ने जवाब नहीं दिया। वो तेज कदमों से बाहर निकल गई, सीधे बैंक गई। पैसा अपने अकाउंट में देखकर ही उसे चैन मिला। वो बस माँ के ठीक होने का इंतजार कर रही थी ताकि उसे यहाँ से ले जा सके। अभी वो सहन कर रही थी। उधर ब्लू ब्रिज से लौटकर राघव सीधा ऑफिस गया। रोहित निकल ही रहा था कि उससे टकरा गया। प्रेसिडेंट मेहरा? राघव की नज़र बर्फ जैसी थी। जो बोला था पता चला? अभी नहीं। तभी सेक्रेटरी आई। सर, एक मिस आयर्स आई हैं। मीरा? रोहित ने बोलने की कोशिश की, पर राघव के चेहरे की ठंडक देखकर चुप हो गया। उसे ऊपर भेजो। थोड़ी देर में मीरा अंदर आई। राघव ने कोट कुर्सी पर डाला हुआ था। वो धीरे से पलटा। मेरी अचानक एंट्री से डिस्टर्ब हुए? मीरा ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं, वो उससे शादी करने वाला नहीं था, तो उसका कैरेक्टर उसके लिए मायने नहीं रखता था। मैं हिचकिचाई। पैसे चाहिए? राघव ने सीधा काटा। वो चौंक गई। कितने? मेरे पापा बीमार हैं। 10 मिलियन? 100 मिलियन? 25 मिलियन बोली। राघव ने फ़ोन उठाया। फाइनेंस को बोलो मिस आयर्स को 30 मिलियन ट्रांसफ़र करो। मीरा कुछ बोलने ही वाली थी कि राघव की ठंडी नज़र ने उसे चुप करा दिया। वो सेक्रेटरी के साथ बाहर चली गई। रोहित धीरे से बोला, सर, क्या आपको शक है कि मीरा उस रात वाली औरत नहीं थी? राघव मेहरा ने चिढ़ते हुए अपनी कॉलर खींची और उसके सीने से ठंडी सी हंसी निकली। उस रात की याद, उस औरत की मासूमियत उसके दिमाग में अभी भी गहरी छपी हुई थी। मीरा अग्रवाल का बॉयफ्रेंड था। जिस तरह वो उस आदमी के करीब थी, साफ था कि दोनों के बीच सब हो चुका था। उस रात की सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो चुकी है। रोहित कपूर बड़बड़ाया। बिना सबूत के गलती हो सकती है, मैं फिर से चेक करता हूँ। काश आपने उस रात कोई निशानी छोड़ी होती। रुको, राघव ने उसे रोक दिया। कोई ज़रूरत नहीं। शांत दिमाग से सोचने पर, जो औरत ऐसी हालत में किसी के साथ सो सकती है, क्या वो सच में मासूम हो सकती है? जो इतनी आसानी से खुद को दे दे, उसे पवित्रता की उम्मीद करना बेवकूफ़ी थी। उसके स्टैंडर्ड बहुत ऊंचे थे। अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो जैसी भी थी, अब उसमें उसे कोई दिलचस्पी नहीं रही। रोहित कपूर ने हैरानी से पूछा, क्या मिस अग्रवाल ने आपको नाराज़ कर दिया? राघव ने ऊपर देखा। उसकी आंखें ठंडी, काली, ऐसी जैसे राख और बर्फ से ढकी हों। रोहित तुरंत पीछे हट गया। छोड़िए, मैं काम करता हूँ। वो जल्दी से बाहर निकल गया, जैसे 1 सेकंड और रुकता तो किसी जंगली जानवर का शिकार बन जाता। कमरा शांत हो गया। राघव कुर्सी पर बैठा, अपनी कनपटी दबाते हुए। अब उसका दिमाग साफ था। उस रात जो हुआ बस एक हादसा था। वो औरत कैसी भी हो, अब उसे कोई मतलब नहीं। ना वो उसके ध्यान के लायक थी, ना उसकी भावनाओं के। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आओ। सेक्रेटरी अंदर आई। मिस अग्रवाल पैसे लेकर चली गई हैं और रीजेन बायोटेक ग्रेविट लिमिटेड के प्रेसिडेंट मिस्टर राजीव मल्होत्रा का कॉल था। वो पूछ रहे थे, क्या आप नील सेतु पहुंचे? राघव को याद आया, उसकी मीटिंग थी। रीजेन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड एक नई कैंसर दवा पर काम कर रही थी, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। राघव ने इसलिए मीटिंग रखी थी क्योंकि इसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट था। कैंसर की दवाइयों का मार्केट दुनिया में सबसे बड़ा होता है। जो पहले सफल हुआ, वही सब कंट्रोल करता है। वो कोई संत नहीं था, वो बिजनेस करता था, पैसे के लिए। उसने काव्या नायर को भेजने का सोचा था क्योंकि वो डॉक्टर थी, लेकिन मीरा अग्रवाल की वजह से सब बिगड़ गया। उन्हें बोलो मीटिंग रीशेड्यूल करे।
जी सर। दूसरी तरफ काव्या नायर अपनी मां से मिलने सेकंड सेंट्रल मिलिट्री हॉस्पिटल गई। कल्याणी नायर की हालत बेहतर थी, लेकिन अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। राफेल से मिले पैसों से ज्यादा दिन काम नहीं चल सकता था। बिना नौकरी के सब खत्म हो जाएगा। वो डॉक्टर बनना छोड़ नहीं रही थी, बस हालात के आगे झुक रही थी। हॉस्पिटल से निकलकर वो टैक्सी से नायर विला लौटी। यंग मिस्ट्रेस, आप ठीक लग नहीं रहीं, मिसेस शर्मा ने पूछा। मैं ठीक हूँ, काव्या ने मुस्कुराकर कहा। आज काम नहीं है? मिसेस शर्मा ने पूछा। काव्या का दिल कस गया। आज छुट्टी है, उसने झूठ बोला। अच्छा है, तुम बहुत दुबली हो गई हो। काव्या ऊपर गई और अपना रिज्यूमे एडिट करने लगी। क्लिनिक खोलना बहुत महंगा था, तो उसने ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन शुरू करने का फैसला किया। राघव उसे असल जिंदगी में रोक सकता था, लेकिन ऑनलाइन नहीं। शाम तक सब सेट कर लिया। रात के खाने पर नीचे आई और राघव मेहरा वहां था। वो आमतौर पर देर से आता था, आज जल्दी था। उसे देखकर काव्या का खून खौल उठा, लेकिन वो चुप रही। खड़े क्या हो, खाना खाओ, मिसेस शर्मा बोली। काव्या चुपचाप बैठ गई, राघव से दूरी बनाए रखी। राघव ने झींगा खाते हुए तिरछी मुस्कान दी। इतनी दूर बैठने से तुम्हारी गलतियां रुक जाएंगी क्या?